Good morning, sir. Good morning, sir. अस्सलाम वालेकुम बच्चा। गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। Good morning, सब sir. लोग ठीक? गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? सर आर्थोपोडा तो सर फिनिश हो गया। आर्थोपोडा फिनिश्ड हो गया। चलिए ग्रेट ग्रेट, चलिए ठीक है। तो अगर आर्थोपोडा फिनिश्ड है, सो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद अ न्यू फाइलम, ठीक है ना? सेकंड लास्ट फाइलम है इनवर्टेब्रेट्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मोलस्का बोलते हैं। तो जैसे हम हमेशा करते हैं बेटा, मोलस्का को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार हम आर्थोपोडा को रिवाइज करके चलेंगे एंड फिर मोलस्का को शुरू करेंगे, ठीक है? आर्थोपोडा को हम आर्थोपोडा क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी आपको पता है बच्चों, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है। आर्थोपोडन्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज आर्थोपोडन्स बिकॉज उनके पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके जो अपेंडेट्स होते हैं बेटा, वो जॉइंटेड होते हैं। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेट्स बेटा, इनको क्या बोला जाता है? इनको आर्थोपोड्स बोला जाता है। कल मेरे को किसी बच्चे ने बोला था ऑर्थोस का मतलब क्या होता है, तो ऑर्थोस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ना, तो ऑर्थोस का मतलब क्या होता है बेटा? जॉइंटेड होता है। ऑर्थोस इज अ ग्रीक वर्ड बेटा, अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में आर्थोस का मतलब जॉइंटेड होता है। एंड पोडोस जो होता है बेटा, अगेन अ ग्रीक वर्ड है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब लेग्स होता है। सो बिकॉज दे हैव जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेज, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आर्थोपोडा बोला जाता है। हमने नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करी थी बेटा, तो हमने देखा था 11 लाख स्पीशीज होती है। स्पीशीज के अंदर कितने इंडिविजुअल्स होंगे वो तो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, बट ओनली स्पीशीज अगर आप देखेंगे तो 11 लाख स्पीशीज होती है बेटा। हमने देखा था फाइलम को एस्टेब्लिश करने के लिए 2 साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल थे, ठीक है ना? एक का नाम था साई बोल्ड बेटा, एंड दूसरे का नाम था स्टैनियस, ठीक है? साई बोल्ड एंड स्टैनियस का हमने नाम देखा था। हमने ये भी देखा था कि अगर आप सारे लिविंग स्पीशीज की बात करेंगे या सारे एनिमल स्पीशीज या स्पीशीज की बात करेंगे जिनको हमने बायोलॉजी में नाम दिया है, जो नॉमेनक्लेचर्ड स्पीशीज है बेटा, ठीक है, जिनको ऑलरेडी नाम मिला हुआ है, तो उनमें से 2/3 2/3 जो स्पीशीज होती है बेटा, वो ओनली किनकी होती है? वो आर्थ्रोपोड्स की होती है। इस बेसिस पे ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का बेटा। ये भी हम देखे थे कि अगर हम एनिमल्स को देखें, जितने भी हम एनिमल्स अभी तक पढ़ चुके हैं, इनवर्टेब्रेट्स पढ़ चुके हैं, अगर हम उनको देखें बेटा, तो उनके कंपैरिजन में आर्थ्रोपोड सबसे सक्सेसफुल ग्रुप एनिमल्स का माना जाता है। और क्यों सक्सेसफुल इन्हें कहा जाता है, उसके भी हमने रीजंस देखे थे। और क्यों ये सक्सेसफुल है, उसके भी हमने रीजंस देखे थे। हमने देखा था इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंटेड अपेंडेज होती है, ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज्ड होता है, नर्वस सिस्टम बेटर होता है, बिहेवियर पैटर्न एंड प्रिमिटिव इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा बेटा इनमें स्ट्रेटेड मसल्स होती है, जिनकी वजह से इफेक्टिव लोकोमोशन देखने को मिलता है। हमने देखा था बच्चा, आर्थ्रोपोड्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो फटाफट बताओ बेटा, द सेगमेंटेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड एज? Segmentation. सेगमेंटेशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इनको हम टैगमेटाइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड। और क्यों टैगमेटाइजेशन बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो बॉडी के 3 सेगमेंट्स है ना, वो सेगमेंट्स का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन बेटा एक दूसरे से अलग होता है। दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे सेगमेंट्स को बेटा जो बाहर से सेगमेंटेड हो, अंदर से सेगमेंटेशन ना हो, और हर सेगमेंट का स्पेशलाइज्ड काम हो, हर सेगमेंट का अलग एक स्पेसिफिक काम हो, ऐसे सेगमेंट्स को हम टैगमा बोलते हैं या टैगमेटा बोलते हैं। एंड ऐसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? टैगमेटाइजेशन बोलते हैं। हमने देखा था कि आर्थ्रोपोड सीलोमेट्स होते हैं बेटा। सीलोमेट का मतलब वो ट्रू सीलोम देखने को मिलेगा। फटाफट मेरे को बताइए, वो कौन सा पहला फाइलम है बेटा एनिमल किंगडम में जिसके पास ट्रू सीलोम देखने को मिला? फर्स्ट Annelids. एनिमल। और सर, कौन सा सीलोम होता था? साइजोसिलोम। वेरी गुड, शाइजोसीलोम होता था। वेरी गुड बच्चा। हमने ये भी देखा था कि आर्थ्रोपोड्स का अगर आप सीलोम देखोगे, ठीक है ना, बिकॉज आर्थ्रोपोड्स है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, तो पूरा सीलोम ब्लड से फिल्ड रहता है बेटा। सो दिस ब्लड फिल्ड सीलोम, ये ट्रू सीलोम ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए लास्ट टाइम पे, ये ट्रू सीलोम ही है, बट इसी ट्रू सीलोम को हम हीमोसील बोलते हैं बेटा। Why this is called as hemocoel? Very good बेटा, because Yes, sir. it is filled with blood बेटा। ठीक है, जैसे हमने प्लेट हेलमेट में पैरेनकाइमल फ्लूइड देखा था, निमेट हेलमेट्स के अंदर बेटा हमने सूडोसिलोमिक फ्लूइड देखा था, एनालीड्स के अंदर हमने सीलोमिक फ्लूइड देखा था। यहाँ पे फ्लूइड नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में ब्लड है बेटा। सो दिस ब्लड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील बेटा।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखा था, जॉइंटेड अपेंडेज देखी थी, और बॉडी के 3 सेगमेंट्स देखे थे या 3 टेगमेटा देखे थे। पहला था हेड, दूसरा था थोरेस एंड तीसरा था एब्डोमेन बेटा। लेकिन कुछ केसेस में या कुछ आर्थ्रोपोड्स में बेटा आपको हेड एंड थोरेसिक अलग अलग नहीं मिलता है, वहां पे दोनों आपस में फ्यूज रहते हैं बेटा। वेरी गुड बेटा, Cephalothorax. सेफेलोथोरेक्स बोलते हैं। वेरी गुड बच्चा, ग्रेट। फिर हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कंप्लीट होता था। माउथ पार्ट बेटा मॉडिफाइड होते थे डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या खाते हैं, क्या उनकी फीडिंग हैबिट है, तो अलग अलग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, माउथ में मॉडिफिकेशंस पाई जाती थी। सर्कुलेटरी सिस्टम अपन टाइप है, हार्ट डोर्सल साइड में होता था, हार्ट से ब्लड निकल के ब्लड वेसल में आता है, और ब्लड वेसल से वो डायरेक्टली साइनसेस के अंदर या सीलोम के अंदर जाता है बेटा। ऐसे ब्लड को बेटा जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलता है उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। दिस ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ बेटा। क्यों इसको हीमोलिम्फ बोला जाता है? बिकॉज इसमें आरबीसी नहीं होती है बेटा। दैट ब्लड विच डज नॉट हैव आरबीसीज बेटा, ऐसा ब्लड जिसमें आरबीसी ना हो, ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, ये भी याद रखना बेटा। हार्ट के बहुत सारे चैम्बर्स होते थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा था जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन हो सकता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन हो सकता है, ट्राइकियल रेस्पिरेशन हो सकता है, इसके अलावा बुक लंग एंड बुक गिल्स भी देखने को मिलती है बेटा। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमने बात करी थी। माल्फिजन ट्यूब्यूल्स होते थे कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड्स या कॉक्सल ग्लैंड्स या मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, एंड मेनली यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं बेटा। ठीक है ना, वेरी गुड। नर्वस सिस्टम की हमने बात करी थी, तो डोर्सल नर्व रिंग होता था, डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता था, और दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करते हैं बेटा? नर्व कॉर्ड्स करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करी थी, एंटीने थे, आईज थी, आईज सिंपल। अच्छा, कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है? सर वेरी मच लेंस है सर। एंड उन लेंसेज को हम क्या बोलते हैं? उन लेंसेज Compound. को हम क्या, उन लेंसेज को हम बेटा ओमेटिडिया बोलते हैं। ठीक है, दो स्मॉल लेंसेज आर कॉल्ड एज ओमेटिडिया। और कैसा इमेज बनाता है बेटा? द इमेज इज कॉल्ड एज ब्रेक इमेज सर, तोड़ के सर। उसको मोज़ेक ब्रेक नहीं बोलते बेटा, Mosaic दैट image. कॉल्ड एज मोज़ेक इमेज बेटा। तो सर मोज़ेक इमेज बनता है, तो वो ब्रेक्स में बनता है। वेरी गुड, बट नाम मोज़ेक बोलते हैं। मोज़ेक। इसके अलावा बेटा स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग के लिए पाया जाता है। ऑडिटरी, ये साउंड भी सुन सकते हैं बेटा। इंसेक्ट्स कैन फील द साउंड बेटा, दे कैन हियर द साउंड, और दे कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड बेटा। इनमें ऑडिटरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये चीजों को टेस्ट भी कर सकते हैं। इनमें टेस्ट रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, डायोशियस होते हैं। पियर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या डक्ट्स होते हैं। इसका मतलब हुआ 2 टेस्टिस होंगी, 2 ओवरीज होंगी, 2 वासा एफरेंशिया होंगे, 2 वासा डिफरेंशिया होंगे, 2 फ्लोपियन ट्यूब्स होंगे। तो मतलब इनमें बॉडी में क्या होते हैं? पियर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होता है, और नॉर्मली ये ओविपेरस होते हैं। तो बताओ बेटा वो कौन सा इंसेक्ट है जो ओवोविपेरस है? सर स्कॉर्पियन। वेरी गुड बेटा, स्कॉर्पियन। वेरी गुड, ठीक है ना। फिर हमने इसके बाद देखा था डेवलपमेंट की बात करी थी। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लार्वा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो फटाफट बताओ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का नाम। कॉमन Sir, नेम भी है, honeybee. साइंटिफिक नेम भी एपिस, है। बॉम्बेक्स एंड रेकिफर। वेरी गुड बेटा। एपिस कॉल्ड एज कॉमनली हनीबी, bombex called commonly as silkworm, and lacifer called commonly as lac insect बेटा। ठीक है ना। सर वेक्टर्स इससे की क्या बात होता है करें, सर? यस यस, लेसिफेरा से सर क्या होता है सर? लैसिफर से बेटा चूड़ी वूड़ी बनती है ना, तो चूड़ी बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको लैक बोलते हैं बेटा। दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज लैक। और वो कहाँ से बनता है बेटा? वो इन्हीं इंसेक्ट से बनता है, लैसिफर इंसेक्ट से बनता है। नेक्स्ट है वेक्टर्स, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स एंड एडीज। तीनों मॉस्किटोज है जो बीमारी कॉज करते हैं बेटा। बीमारी कॉज कराने के लिए जो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करते हैं। ग्रेगेरियस इंसेक्ट में आपने लोकस्ट का नाम लिया था। अच्छा मेरे को बताइए बेटा कौन सा इंसेक्ट लिविंग फॉसिल माना जाता है? फटाफट। Limulus. एंड लेम्यूलस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? किंग क्रैब सर। वेरी गुड बेटा, इसको किंग क्रैग बोलते हैं। कौन सा क्लास ऑफ इंसेक्ट ऐसा है, सॉरी कौन सा सब फाइल ऑफ इंसेक्ट ऐसा है जिसमें सीलिया एंड फ्लैजिला एब्सेंट होता है? सर वो लीच सर। नहीं, लीच कहाँ आएगा इधर पागल। ऑन कायोफोरा बेटा, ठीक है ना, ऑन कायोफोरा। लीच हमने बेटा एनालीड के अंदर पढ़ा था, लीच को इधर क्यों ला रहे हो? चलिए मेरे को बताइए, इंसेक्ट अपनी साइज को बढ़ाने के लिए बेटा बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। also called as
शाबाश। एक डाइसिस बेटा, एक डाइसिस भी उसको बोला जाता है, ठीक है ना। चले, आर्थ्रोपोडा के 4 सब फाइलास होते थे, कौन कौन सा? शाबाश। Oncaiophora, ऑनक्योफोरा, ट्राइबिटोमॉर्फा, शाबाश, चेलिसेरेटा Cheliceratum, एंड and Mandibulata. मैंडिबुलेटा बेटा, वेरी गुड। ये 4 सब फाइलम्स थे। ऑनकायोफोरा में एग्जाम्पल फटाफट बताओ, और वो एग्जाम्पल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑनकायोफोरा का Peripatus. एग्जाम्पल, पेरिपेटस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? Sir, connecting link between annelid and arthropoda. नहीं, कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली उसको Sir, Walking worm. velvet worm and walking worm. वॉकिंग वर्म और वेलवेट वर्म बोलते हैं, एंड इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा बेटा। सेकंड था ट्राइबिटोमॉर्फा, सबके सब फॉसिल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसमें। चेलिसेरेटा में बेटा बॉडी में सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है। 2 क्लासेस है इसकी बेटा, मीरोस्टोमा एंड एरेक्निडा। मीरोस्टोमा में एग्जांपल है हॉर्सशू क्रैब का, किंग क्रैब का, एंड एरेक्निडा में एग्जांपल था टिक्स, स्कॉर्पियन, माइट्स एंड स्पाइडर बेटा। मैंडिबुलेटा की बात करें तो इसमें हमको 3 क्लासेस देखने को मिलती है, क्रस्टेशिया, सेकंड हमारा था माइरियापोडा, एंड थर्ड हमारा था इंसेक्टा बेटा, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स आप याद रख चुके हैं बेटा। क्रस्टेशिया का एग्जांपल है प्रॉन, क्रेब एंड लॉबस्टर। माइरियापोडा का एग्जांपल था शायद सेंटिपीड एंड मिलिपीड, यस, सेंटिपीड एंड मिलिपीड। एंड इंसेक्टा की तो बहुत सारी एग्जांपल्स है बेटा, आपके आसपास के हजारों इंसेक्ट्स देखे होंगे, वो सब इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा भी बोलते हैं, बिकॉज इनके पास टोटल 6 टांगे होती है, और 6 की 6 टांगे बेटा थोरैसिक से निकलती है, या शॉर्ट में आप बोल सकते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है बेटा। तो एग्जांपल्स आपने इसमें याद रखी होगी, तो मेरे को एग्जांपल्स को दोबारा से रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज काइंड ऑफ रिवीजन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। लास्ट क्लास में तो थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया, ताकि आपको और आइडिया लगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों। तो आज हम करते हैं शुरू एक नया फाइलम, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम बेटा, और फाइलम का नाम है मोलस्का बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, जब भी हमने फाइलम को शुरू किया, सबसे पहले हमने समझा व्हाई दिस फाइलम इज नेम्ड सो बेटा, इस फाइलम का ऐसा नाम क्यों पड़ा है। तो मोलस्का की अगर आप बात करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे। सो दीज आर मोलस्कन्स बेटा, ठीक है। ये सब के सब मेंबर मोलस्का से बिलोंग करते हैं। कुछ को तो आप देख भी चुके हैं बेटा अपनी गार्डन वार्डन में, और कुछ को देखने के लिए आपको समंदर के अंदर जाना पड़ेगा, तभी वो आपको दिखाई देंगे। बट मोलस्का कहीं पे भी रह रहा हो, समंदर में रह रहा हो, आपके गार्डन में रह रहा हो, आपके खेत में रह रहा हो बेटा, हर एक मोलस्का का एक कॉमन फीचर है। वो ये है बेटा कि इनकी जो बॉडी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस मोलस्का को मैं फोकस कर दूं, तो ये मोलस्का की बॉडी है बेटा, ठीक है ना। तो ये बॉडी दिखने में कैसी है बेटा? ये सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट। सॉफ्ट है सर। अगर आपको इधर प्रॉब्लम हो रहा था, आप इसको देख लीजिए, इसको तो सभी जानते हैं बेटा, ये ऑक्टोपस है। तो ये ऑक्टोपस की बॉडी है बेटा, दिस इज द बॉडी ऑफ ऑक्टोपस। तो इसकी बॉडी हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है बेटा? सॉफ्ट सॉफ्ट सर। होती है सर। बिकॉज, ध्यान से सुन लेना बेटा, बिकॉज एवरी मोलस्का हैज अ सॉफ्ट बॉडी बेटा, और इनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा, इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को एक सुरक्षा कवच से कवर कर लिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर, बॉडी के अंदर बेटा, वो शेल पाया जाता है, एंड दीज सुरक्षा कवच बेटा, दे आर कॉल्ड एज शेल्स। ये शेल रखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये शेल कैरी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, या ये शेल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा? ये इसलिए पड़ रही है बिकॉज इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, बहुत नरम होती है बेटा। तो नरम मुलायम बॉडी को डैमेज इजिली पहुंच सकता है, चाहे गर्मी से डैमेज पहुंचे, चाहे पानी के फ्लो से डैमेज पहुंचे, या कोई प्रेडेटर इनको डैमेज पहुंचाए बेटा। तो अपने आप को बचाने के लिए बेटा, अपनी सॉफ्ट बॉडी को बचाने के लिए, अपनी मुलायम बॉडी को बचाने के लिए, इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को सुरक्षा कवच प्रदान किया, सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया। दैट सुरक्षा कवच इज कॉल्ड एज शेल बेटा, उसे हम शेल बोलते हैं। अब किसी में शेल बॉडी के अंदर है, किसी में शेल बॉडी के बाहर है, किसमें अंदर है किसमें बाहर है वो हम बाद में देखेंगे, बट शेल पाया जाता है बेटा। सो बिकॉज दीज एनिमल्स हैव सॉफ्ट बॉडी, एंड अगर मैं सॉफ्ट वर्ड को बेटा लैटिन के अंदर लिखूं, सॉफ्ट इन लैटिन इज कॉल्ड एज मॉलिस बेटा। तो मॉलिस वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है ना। और इसी मॉलिस से क्या निकला है, मोलस्का निकला है बेटा। सो दे आर कॉल्ड एज मोलस्का बिकॉज इनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, एंड शेल्ड बॉडी होती है। दे आर सॉफ्ट बॉडीड और शेल्ड एनिमल्स बेटा। शेल क्यों है? अपनी सॉफ्ट बॉडी को बचाने के लिए बेटा। तो दिस इज व्हाई they are called as molluscans बच्चा। तो this is clear बच्चा, why they are called as mollusca?
ये तो समझ आ ही गया यस सर। Yes, है ना। sir. अब किसने इनको मोलस्का नाम दिया? हु कॉल्ड देम मोलस्का बेटा? तो ये याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम था बेटा जॉन स्टोन। ठीक है, जॉन स्टोन साइंटिस्ट नाम था, जिसने पहली बार बेटा इन एनिमल्स को, जिनके ये फीचर्स होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए फीचर्स, इनको पहली बार क्या बोला? मोलस्का बोला बेटा। तो ये याद रखेंगे। तो मतलब अगर गार्डन के अंदर मान लीजिए आप अपनी घर के आगे या अपने खेत में पार्क में बैठे हुए हैं, तो पार्क के अंदर बेटा आपको एक स्पाइडर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एंड सेम पार्क के अंदर बेटा घास के ऊपर से चलता हुआ एक स्नेल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बताओ बेटा क्या ये दोनों सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। Different. डिफरेंट है बेटा। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज स्पाइडर बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा Arthropoda. एंड स्नेल Arthropoda. बिलोंग्स टू मोलस्का। और कभी कभी मैं बेटा कुछ स्कूल्स के अंदर मैं वाइवा ले लेता हूँ, मतलब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, और कभी कभी मैं बच्चों से सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ स्नेल एंड स्पाइडर के बीच में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे सिमिलरिटी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई ऑल्दो ये आपको दोनों गार्डन में दिखता है, आपको कभी कभी लगता है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बेटा जिनको अभी तक कभी लगा होगा कि स्नेल भी शायद इंसेक्ट ही है, बट स्नेल इज नॉट ए इंसेक्ट बेटा। स्नेल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंसेक्ट, और वो क्या है बेटा? वो एक मोलस्का है। क्लियर हो गया ना? इतना तो समझ आ ही गया आपको, आइडिया तो लग गया बेटा इतना। दिस मच इज क्लियर? जी सर। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स बोलने वाला हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में बोली गई है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना बच्चा, ठीक है ना। इमेजिन कर लीजिए कल को आपने बीएससी पास कर लिया, अब आप एमएससी करने गए बेटा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप एमएससी खाली मोलस्का में करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बेटा आप एक स्पेशलिस्ट बने इन द मोलस्कन्स बेटा। तो स्टडी ऑफ मोलस्का को करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मेलेकोलॉजी बेटा। सो मेलेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोलस्का होता है बेटा। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोलस्का बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेकोलॉजी बोलते हैं। और जो पर्सन मेलेकोलॉजी पढ़ता है, जो स्पेशलाइजेशन बेटा मोलस्क्स की रखता है, उसको हम मेलेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसे मेलेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो लॉजिस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना है बेटा, स्टडी ऑफ मोलस्कन्स इज कॉल्ड एज मेलेकोलॉजी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा विच आर वेरी इंटरेस्टेड इन द शेल्स ऑफ मोलस्क्स बेटा, बिकॉज मोलस्का की शेल्स की आपको बेटा हजारों करोड़ों अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोग बेटा इन शेल्स की स्टडी करते हैं, और कुछ रिलीजन्स में बेटा इन शेल्स का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हिंदू रिलीजन में हम शंख जिसे बोलते हैं बेटा, जो बजाय मतलब बजाया जाता है मंदिर वंदिर के अंदर जब पूजा शुरू करते हैं, तो कुछ रिलीजन्स में इन शेल्स का भी बहुत ज्यादा मतलब मायने रखा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो शेल को स्टडी अलग से किया जाता है। शेल्स की स्टडी मोलस्क्स की बेटा डिफरेंट तरीके से की जाती है, या अलग तरीके से की जाती है। सो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बेटा व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्क्स बेटा, यहाँ पे आप मोलस्क की स्टडी नहीं करेंगे, खाली उनकी शेल्स की स्टडी करेंगे, उसको हम बेटा कॉनकोलॉजी बोलते हैं। कॉनकोलॉजी बोलते हैं। तो मेलेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पूरा पूरा मोलस्क बेटा, एंड कॉनकोलॉजी मतलब होता है खाली मोलस्का के शेल की स्टडी करना बच्चा, ठीक है ना। चलो मेरे को फटाफट पहले एक बात बताइए, द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज? Arthropoda. Arthropoda. आप और एक पॉइंट याद रखेंगे एग्जाम के लिए बेटा, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज मोलस्का बेटा। तो सबसे पहला लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो तो आर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मतलब आर्थ्रोपोड्स के बाद बेटा जो लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगा, तो वो किनका मिलेगा? वो मोलस्का का मिलेगा। तो मतलब मोलस्का भी एक इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट है, एक इंपॉर्टेंट नॉन कॉर्डेट बेटा, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। हैबिटेट की बात करते तो मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, मोलस्का कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? जमीन पे मोलस्का मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं सर। पानी Yes, में sir. मिलते हैं कि नहीं मिलते? सर बहुत टेरेस्ट्रियल एंड मिलते हैं। वेरी गुड बेटा, टेरेस्ट्रियल भी है एंड एक्वेटिक भी है। एक्वेटिक में बेटा आपने देखा होगा आपके खेत में भी मिलते हैं, तो खेत के अंदर तो फ्रेश वाटर होता है बेटा, फ्रेश वाटर होता है। जी सर। और अपने खेत में आपने कभी ऑक्टोपस को नहीं देखा होगा, अपने खेत में आपने कभी कटल फिश को नहीं देखा होगा, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तो समंदर में मिलते हैं। सो दैट मींस एक्वेटिक एनवायरनमेंट के और अंदर मेराइन मिलते हमारे हैं। मोलस्का मैराइन भी होते हैं, वेरी गुड बेटा, एंड फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है ना। बट अगर कंपेयर करना पड़े ज्यादा कहाँ पे मैराइन में है कि फ्रेश वाटर में, याद रखेंगे मोस्टली ये मैराइन होते हैं बेटा, थोड़े बहुत फ्रेश वाटर होते हैं, बट मोस्टली दे आर मैराइन में। क्लियर हो गया ना? जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देख को बता बेटा, ये पिक्चर आपको सभी चारों पिक्चर्स दिखाई दे रही है, तो मेरे को ध्यान से देख के बता बेटा, बॉडी में सेगमेंटेशन है कि नहीं?
नहीं sir. है सर। नहीं है। नहीं है बेटा। तो याद रखेंगे ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें बॉडी में कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। बॉडी की अलग अलग शेप होती है बेटा, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, एंड बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। और याद रखेंगे हमारे पास एक मोलस्क है, जिस मोलस्क का नाम है बेटा नियोप्लीना बेटा। तो नियोप्लीना खाली एक ऐसा मोलस्क है जिसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, या शॉर्ट में जो सेगमेंटेड मोलस्क है बेटा। ऑल द मोलस्क्स आर अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट नियोप्लीना बेटा, जो क्या होता है, जो एक सेगमेंटेड मोलस्क होता है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप उसका फटाफट आंसर करेंगे। मोलस्क का डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्ट, रेडियल बायलेटरल, Bilateral. सीलोम Bilateral. एक सीलोम, सिलोमेट, Phylum. किलोमीटर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, Organ system. Organ system. ऑर्गन सिस्टम बेटा। ठीक है, तो ये आप दोबारा से मेरे को बताने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, तो चलिए अभी मैं कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ आपको। पहले वो इसी पिक्चर से उसको समझ लेते हैं, इस वाली पिक्चर को हम ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम बाद में चीजों को रीड भी करेंगे बेटा कि क्या क्या अलग अलग देखने को मिल रहा है हमको। सबसे पहले आप देखेंगे कि मोलस्का की जो बॉडी होती है बेटा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बॉडी दिखाई दे रही है, तो मोलस्का की बॉडी को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मोलस्क सुन लेना ध्यान से, मोलस्का की बॉडी को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है ना, कौन कौन सा पार्ट है, तो मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 लाइंस खींच लेता हूँ। तो ये तो मैंने एक लाइन खींच ली रेड में बेटा, ये एक लाइन हो गया। ये मैंने दूसरी लाइन खींची बेटा ब्लू में, इधर से मैं खींच लेता हूँ इस लाइन को, तो ये ब्लू वाला लाइन है बेटा। ठीक है ना, और बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, तो ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट बेटा जो इस एरिया में है, इधर से मैं हाईलाइट कर दूं, मतलब इतना वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस रीजन बेटा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज, आप खुद बताइए बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, शाबाश, इसे हम क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे बेटा। ठीक है ना, तो ये हेड रीजन हो गया, ये हेड रीजन हो गया। हेड में क्या क्या वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो मोलस्का की बॉडी के 3 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं, 3 मेजर हिस्से पाए जाते हैं। उसमें से पहला हिस्सा जो होता है बेटा वो हेड कहलाता है। तो बताओ हेड एंटीरियर साइड में है कि पोस्टीरियर साइड में है? Anterior. इंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड। तो ये तो याद रहे। दूसरा, हेड के ऊपर बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, इनको हम टेंटेकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 टेंटेकल्स देखने को मिलती है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, टेंटेकल के ऊपर बेटा ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होती है, आईज होती है बेटा, दे आर आईज। तो मोलस्का के हेड पे डायरेक्टली आई नहीं पाया जाता है, हेड के बाहर बेटा क्या निकलती है, ऑल्दो ऑक्टोपस में डायरेक्टली हेड पे ही मिलती है आईज, बट इन केस ऑफ दिस मोलस्का बेटा, या मेजरली मोस्ट ऑफ द मोलस्का में आपको टेंटेकल देखने को मिलेगा, और टेंटेकल के फिर टिप पे बेटा आपको क्या मिलती है, आईज मिलती है बेटा। तो इनकी आईज हेड से थोड़ी बहुत बाहर होती है, ऑन टेंटेकल्स बेटा, दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स। ये याद रखेंगे बच्चे, ये समझ आया ना, जी ये सर। क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. कितने पार्ट्स होते हैं बॉडी के, फटाफट बताओ एक बार। 3 Three. पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा हेड, जो एंटीरियर साइड में, हेड के ऊपर क्या मिल रहे हैं बेटा आपको, हेड के ऊपर आपको टेंटेकल्स मिल रहे हैं, हेड के ऊपर बेटा आपको आईज मिल रही है। ठीक है ना, या इसके अलावा बाकी सेंस ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे, जो हम बाद में देखेंगे कौन कौन सा सेंस ऑर्गन होता है। तो ये तो हेड की बात होगी। अब ये जो ब्लू पार्ट देखने को मिल रहा है बेटा, अगर मैं इधर से इसको कंटिन्यू करूं, ये वाला पार्ट इधर से, फिर ये वाला पार्ट इधर से और इधर तक बेटा, मतलब ये पूरा एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये बॉडी का सेकेंड पार्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं बेटा फुट। दिस इज कॉल्ड एज फुट बेटा। पूरा इमेजिन कर लो, शेल को अगर मैं हटा दूं ना ऊपर से, तो ये अगर मैं ब्लू लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से इधर से शुरू करता हूँ बेटा, ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस होल पार्ट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फुट बेटा, इसे हम फुट बोलते हैं। तो मसल से बना हुआ फुट होता है, मस्क्यूलर फुट होता है। बताओ किस साइड में, डॉर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में? वेंट्रल Ventral साइड, side. क्या Ventral side. बोलेंगे इसको, डॉर्सल फुट बोलेंगे कि वेंट्रल फुट बोलेंगे बेटा? वेंट्रल फुट, Ventral foot. वेंट्रल फुट बोलेंगे। क्लियर है ना, तो बॉडी के 2 हिस्से हो गए क्लियर, एक तो है हेड,
जिसमें सेंस ऑर्गन होते हैं जो एंटीरियर साइड पे होता है, दूसरा हो गया फुट जो मस्कुलर होता है, मसल से बना हुआ होता है, और वेंट्रल साइड में पाया जाता है। अब रह गया थर्ड पार्ट बेटा। तो ये जो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस होल पार्ट बेटा, इमेजिन कर लीजिए, जस्ट इमेजिन कि मैंने चाकू उठाया और चाकू से मैंने ये शेल हटा दिया बेटा। जस्ट इमेजिन कर लो कि हम इस शेल को यहाँ से हटा रहे हैं, और जब मैं ये शेल यहाँ से हटाऊंगा ना बच्चा, तो इस शेल के नीचे मेरे को क्या मिलेगा, ऐसा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। इमेजिन करो शेल यहाँ पे नहीं है, शेल के बगैर बेटा अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक मसल से भरा हुआ एक मस्कुलर एक फ्लैशी स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर को, जिसको ऊपर से शेल कवर कर रहा है बेटा, जिसको ऊपर से प्रोटेक्टिव कवच कवर कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं विस्ट्रल मास बेटा। दिस इज कॉल्ड एज विस्ट्रल मास। अगर मैं ऐसे बना दूं, इधर समझ लीजिए, एक काम करता हूं मैं, इधर ध्यान से देख लेना बेटा। हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं बेटा कि मैं यहाँ पे, वैसे मेरे को डायग्राम ज्यादा बनाना नहीं आता, बट स्टिल आई विल ट्राई। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मोलस्क बना देता हूँ, ठीक है ना, इधर बना लेते हैं। तो पहले आपने याद रखा मोलस्का की बॉडी में बेटा कितने हिस्से हैं, ठीक है ना। क्लियरली आपको पता है बेटा 3 हिस्से पाए जाते हैं, जिसमें से एक हम अभी तक समझ चुके हैं, वो हमारा हेड वाला हिस्सा था बेटा। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मोलस्का होता है वो हेड से बिलोंग करता है, या जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। अब हेड के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फुट। और मस्कुलर फुट के बाद जो थर्ड पार्ट होता है, जिसमें थोड़ा बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको समझने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लीजिए मैं यहाँ पे एक मोलस्का बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोलस्क है, ऑल्दो मेरे को बनाना तो प्रॉपरली नहीं आएगा, बट स्टिल ट्राई करते हैं बेटा। तो ये मान लीजिए ये हमारा मोलस्क है ऐसे। तो ये ऐसे इमेजिन कर लीजिए मोलस्क है बेटा। और कुछ लोग हंस रहे हैं, बट ये मोलस्क ही है बच्चा, ठीक है, जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस। और हमने देखा बेटा कि मोलस्क की बॉडी के 3 हिस्से थे, ठीक है। तो ये हिस्सा मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाला हिस्सा तो हम ऑलरेडी समझ गए, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने Head. हेड नाम दिया बेटा। और हमने देखा कि हेड के ऊपर क्या थी बेटा, ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स थी, ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स थी, और उनको हमने क्या बोला, उनको हमने Tentacle. टेंटिकल्स एंड आईज बोला, टेंटिकल्स एंड आईज बोला बेटा, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए। फिर हमने सेकंड पार्ट की बात करी, तो उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है बेटा, इधर से ये जो सेकंड पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको Muscular हमने foot. फुट। तो ये हमारा फुट है बेटा, दिस इज मस्कुलर फुट, एंड दिस इज हेड बेटा, दिस इज हेड। अब जो बाकी एरिया बच गया ना, ऊपर से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एरिया इधर से बच गया बेटा। सो दिस होल एरिया, मतलब ये पूरा एरिया जो इधर से बच गया, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बेटा विस्ट्रल मास बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज विस्ट्रल मास बेटा। अभी तो क्लियर हो गया ना विस्ट्रल मास कैसा होता है, समझ आया ना। Yes, sir. अब Yes, sir. नॉर्मली क्या होता है बेटा, इस विस्ट्रल मास के ऊपर, ठीक है, अगर थोड़ा आगे जाए हम, तो इस विस्ट्रल मास के ऊपर बेटा नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवर पाया जाता है बेटा, ठीक है, एक सुरक्षा कवच पाया जाता है, एंड दैट सुरक्षा कवच इज कॉल्ड एज शेल बेटा। अगर मैं इधर ऐसे बना दूं, तो ये इसके ऊपर बेटा ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवर होगा, ऐसे बच्चा, ठीक है। और इस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज शेल, इसको हम शेल नाम देते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। समझ आया, समझ गया ना, Yes, कितना sir. समझ गए। चलिए Yes, sir. अब ध्यान से देख लो बेटा, विस्ट्रल मास के और शेल के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, शाबाश, विस्ट्रल मास और शेल के बीच में बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा शेल को ऊपर ले जाऊं, थोड़ा इधर देख लीजिए, आप बताइए बेटा, विस्ट्रल मास और शेल के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, शाबाश। Sir, coelom. नहीं नहीं, ये देखिए इधर कैविटी दिखाई दे रहा है ना, ये शेल है बेटा, पिंक में शेल है, ब्लू में विस्ट्रल मास है। अब बीच में क्या दिखाई दे रही है, कैविटी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, दिस कैविटी जी। बेटा, Yes, sir. दिखाई दे रहा है ना, जी दिखाई दे रहा है ना Yes, बच्चा। sir. सो दिस sir. कैविटी, जी, sir. सुन लेना बेटा ध्यान से, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मेंटल बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको भर दूं यहाँ से ग्रीन कलर से,
तो ये जो ग्रीन कलर वाला स्पेस है ना, जो शेल एंड विस्ट्रल मास के बीच में है बेटा, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मेंटल। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीजें है बुक में, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कौन सी चीज कहाँ पे, इसलिए ये डायग्राम बहुत काम आएगा आपको। ये मैं इधर ही रखूँ, इसको हम रब नहीं करेंगे बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज मेंटल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल। क्लियर हो गया ये? इतना समझ आया? जी सर। चल Yes. अब और एक चीज देख लीजिए, आप ध्यान से देख लेना बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर बेटा, तो ये तो हमारा विस्ट्रल मास हो गया, ठीक है, ये ऊपर से शेल हो गया। अब यहाँ पे आपको बेटा गैप की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले गैप की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। ये जो गैप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस गैप इज कॉल्ड एज, इसको मैं अलग से कलर कर देता हूँ। तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है विस्ट्रल मास के बीच में, मतलब विस्ट्रल मास नीचे है, ऊपर शेल है, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, गैप दिखाई दे रहा है, एक स्पेस दिखाई दे, इसको हम इधर कलर कर दे ब्लैक से। सो दिस स्पेस हियर बेटा, ये जो स्पेस यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं, इस स्पेस को हम नाम देते हैं मेंटल कैविटी बेटा। दिस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, ये याद रखेंगे बच्चा। और मेंटल कैविटी हमारे लिए जरूरी क्यों है? बिकॉज मेंटल कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अगर मैं ब्लैक से बना दूं इधर, तो इसी मेंटल कैविटी के अंदर बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा मोलस्का का, जो फेदर के समान होता है, जो लीफ के समान होता है। एंड दिस फेदर लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज टाइनिडिया, टाइनिडिया, या शॉर्ट में गिल बोल दीजिए बेटा, इसको हम टाइनिडिया बोलते हैं या फेदर लाइक गिल बोलते हैं बेटा। क्लियर हो गया? समझ आया ना? यस समझ सर। आया बेटा? यस सर। अब वेरी गुड। अब इधर क्या होगा बेटा, इधर माउथ होगा, तो इधर क्या मिलेगा बेटा, इधर एनएस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से माउथ होगा, यहाँ से एनएस होगा, मतलब डायस्टो ट्रैक्ट कैसा होगा, कंप्लीट होगा। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया ना बेटा, इतना तो क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। जी यस सर। सर। अब लास्ट चीज बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ बुक के अंदर। अब ये जो विस्ट्रल मास होता है बेटा, ठीक है ना, ये विस्ट्रल मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोलस्का के लिए, बिकॉज जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं मोलस्का के अंदर, ठीक है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स आर आल्सो कॉल्ड एज विस्ट्रल ऑर्गन्स बेटा, याद रख लेना। इंटरनल ऑर्गन्स और आल्सो कॉल्ड एज विस्ट्रल ऑर्गन्स बेटा। जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द विस्ट्रल मास। मतलब ये जो आपको यहाँ पे बेटा ये एलिवेशन दिखाई दे रही है, जो आपको हम्प दिखाई दे रहा है बेटा, हम्प मतलब होता है थोड़ा उभार बेटा, थोड़ा एलिवेशन। तो ये जो हम्प लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी के अंदर बेटा बॉडी के मैक्सिमम इंटरनल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। मतलब ऑर्गन्स इन द मोलस्का आर नॉट लोकेटेड इन फुट, are not located in mouth, they are mostly located in the visceral mass बेटा। तो वो mostly visceral mass के अंदर देखने को मिलता है। समझ आया बच्चा? क्लियर हो गया ना? जी सर। यस चलिए, सर। अब माउथ का काम क्या होता है? माउथ का काम खाना खाना होता है बेटा। तो यहाँ से तो फूड अंदर आएगा, ठीक है ना। और फुट का काम क्या होता है बेटा? फुट का काम लोकोमोशन होता है, मतलब ये चलने में मदद करेगा। मोस्ट ऑफ द मोलस्किस के अंदर ये चलने में मदद करता है, बट कुछ के अंदर बेटा डिगिंग में भी मदद करता है। डिगिंग मतलब बेटा खुदाई में, या चीजों को बेटा खोदने में, या सॉइल को खोदने में मदद करता है। उनको म्यूजल्स बोलते हैं, आगे में उनको देखेंगे क्लासिफिकेशन में। तो म्यूजल्स का फुट जो होता है बेटा, वो डिगिंग में मदद करता है। नॉर्मल जो मोलस्क्स होते हैं बेटा, उनमें ये चलने में मदद करता है। ऑक्टोपस को अगर आपने देखा होगा, या स्क्विड्स को आपने अगर देखा होगा बेटा, हम आगे देखेंगे डायग्राम स्क्विड्स का भी, उनमें ये क्या करता है बेटा, उनमें ये प्रे को पकड़ने में मदद करता है। जैसे आप इधर देखेंगे, तो ये आपको ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है। तो ऑक्टोपस की ये जो टेंटिकल्स होती है ना बेटा, ये जो यहाँ पे टेंटिकल्स होती है, जिसके पैर होते हैं, ये एक्चुअल में मॉडिफाइड फुट होता है बेटा। दिस इज मॉडिफाइड फुट। और इसका काम क्या होता है बेटा? प्रे को पकड़ने का काम होता है। तो इन शॉर्ट, फुट का काम या तो चलने का है, या तो डिगिंग का है, या तो प्रे को पकड़ने का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नेल के अंदर ये चलने में मदद करेगा, म्यूजल के अंदर ये डिगिंग में मदद करेगा, स्क्विड्स के अंदर या ऑक्टोपस के अंदर बेटा ये किस में मदद करता है? ये प्रे को पकड़ने में मदद करता है बेटा। समझ आया ना बच्चा? यस क्लियर? सर। यस सर। टफ तो नहीं लग रहा ना? प्लीज मेरे को बता देना, टफ तो नहीं लग रहा? नो सर। नो Yes. सर। चले चले, गुड 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 बच्चा। चलो तो देख लेते हैं, ये तो हमने डायग्राम देख लिया। अच्छा, अब इधर अगर मैं एक बार फिर से ले आऊं आपको,
आपको। तो ये तो आप समझ गए बेटा, दिस इज योर हेड। ये भी आप समझ गए बेटा, दिस इज मस्कुलर फुट। और इसके नीचे क्या होगा, फटाफट बता बेटा, इसके नीचे क्या होगा? Visceral mask. विस्ट्रल मास होगा। और Visceral विस्ट्रल mass. मास को ऊपर से कौन बचा रहा है? शेल। Shell. और Shell ये से. भी आप समझ गए, ये भी आप समझ गए बेटा कि विस्ट्रल मास के ऊपर ही शेल क्यों है? विस्ट्रल मास के ऊपर ही शेल इसलिए बेटा बिकॉज ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द विस्ट्रल मास। और अगर कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया तो पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी बेटा। एंड प्लस जब आप किसी भी मोलस्क को छेड़ोगे ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके किसके अंदर ले आएगा? शेल के अंदर ले आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे बच्चा। चलो देख लेते हैं हम आगे। तो ये पिक्चर आप देख ही चुके हैं, ये भी आप देख चुके, तो चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखा है बेटा। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा मोलस्क है बेटा, ठीक है ना, क्यूट सा। तो चले देख लीजिए मोलस्क का क्यों पड़ा नाम। मोलस्क का मतलब सॉफ्ट होता है, दे आर सॉफ्ट बॉडीड और शेल्ड एनिमल। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इनमें शेल पाया जाता है बेटा। मेलेकोलॉजी को हम स्टडी ऑफ मोलस्का बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी को हम स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का बोलते हैं। जॉन स्टोन प्रपोज्ड द टर्म मोलस्का। टर्म मोलस्का बेटा जॉन स्टोन ने दिया है। एंड ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है बेटा। हैबिटेट की बात करें, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है। और एक्वेटिक में मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो ये मैराइन होते हैं। तो मोलस्का में कौन कौन आते हैं बेटा? ऑयस्टर्स आते हैं, स्नेल्स आती है, स्लग्स आते हैं, स्क्विड्स आते हैं, कटल फिश आती है, म्यूजल्स आती है एंड मेनी मोर बेटा। कटल फिश याद रख लेना, दिस इज नॉट ट्रू फिश बेटा। जैसे हमने इंसेक्ट के अंदर सिल्वर फिश देखा था, लेपिस्मा बेटा, लेपिस्मा को हम सिल्वर फिश बोलते हैं। क्या लेपिस्मा या सिल्वर फिश रियलिटी में फिश है? नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में एक आर्थ्रोपोड है। सिमिलरली कटल फिश नाम पड़ा है फिश इसको, बट रियलिटी में ये फिश नहीं है, एक्चुअल में क्या है बेटा? एक मोलस्का है बेटा। बॉडी हैज वैरायटी ऑफ शेप एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। बॉडी अलग अलग शेप में होती है। जैसे अगर आप स्नेल को ऑक्टोपस से कंपेयर करोगे एकदम अलग है। स्नेल को म्यूजल के साथ कंपेयर करोगे एकदम अलग है। स्नेल को बेटा ऑयस्टर के साथ कंपेयर करोगे एकदम अलग है। ऑक्टोपस को स्क्विड के साथ या ऑक्टोपस को कटल फिश के साथ कंपेयर करोगे एकदम अलग है। तो मतलब मोलस्का में अलग अलग शेप की बॉडी देखने को मिलती है, बट बॉडी मोस्टली अनसेगमेंटेड होती है। एक्सेप्शन क्या है इसका बेटा? नियोप्लीना, जिसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए बेटा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो नियोप्लीना क्या होता है बेटा? एक सेगमेंटेड मोलस्क होता है। मोलस्क बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सीलोमेट होते हैं और इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद कैल्केरियस शेल। बॉडी के ऊपर बेटा शेल पाया जाता है और वो शेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ पे कैल्केरियस का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल होता है बेटा, ठीक है ना। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। बॉडी अनसेगमेंटेड है जिसके 3 मेजर रीजन्स है। और वो रीजन्स क्या क्या है बेटा? तो वो भी हम देख चुके हैं। वो होता है एंटीरियर हेड होता है, डॉर्सल विस्ट्रल मास होता है और वेंट्रल फुट होता है। ये बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। हेड में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। विस्ट्रल मास कंटेन ऑर्गन सिस्टम, मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो विस्ट्रल मास में पाए जाते हैं। और इसको डॉर्सल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये डॉर्सल साइड में पाया जाता है बेटा। इसको हम विस्ट्रल हम्प भी बोलते हैं। हम्प का मतलब होता है एलिवेशन बेटा। वेंट्रल फुट फॉर लोकोमोशन, और ये मसल से बना हुआ फुट होता है। द मस्कुलर फुट इज primarily यूज्ड फॉर लोकोमोशन इन स्नेल्स। स्नेल्स के अंदर बेटा मस्कुलर फुट से लोकोमोशन किया जाता है, चला जाता है, मूव किया जाता है बेटा। म्यूजल्स के अंदर मस्कुलर फुट से डिगिंग होती है। एंड सिक्विड्स के अंदर बेटा मस्कुलर फुट मॉडिफाई होता है इनटू द टेंटेकल्स, जिसमें क्या करते हैं बेटा? प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। मोलस्का मोस्टली हर्बिवोरस होते हैं। मोलस्का नॉर्मली बेटा क्या होते हैं? हर्बिवोरस। कुछ कार्निवोरस भी है, याद रखेंगे, जैसे सिक्विड्स कार्निवोरस होती है, बट मोस्टली ये क्या होते हैं बेटा? मोस्टली हर्बिवोरस होते हैं, घास फूस खाने वाले होते हैं बेटा, ठीक है ना। ओनली फ्यू आर एक्टिव प्रेडेटर, जैसे सिक्विड होता है एक्टिव प्रेडेटर, ऑक्टोपस होता है एक्टिव प्रेडेटर, पर नॉर्मली ये क्या होते हैं बेटा? नॉर्मली ये हर्बिवोरस ही होते हैं, ठीक है ना बच्चा। अब इधर इस डायग्राम को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी बनाया भी था खुद ये डायग्राम, तो ये क्या बेटा? दिस इज शेल, इसको हम शेल बोलते हैं। शेल के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट बेटा, ठीक है, यहाँ मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ, सो दिस मच पार्ट इज कॉल्ड एज विस्ट्रल मास बेटा। तो अगर ये विस्ट्रल मास है और ये शेल है, तो फिर इनके बीच में जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा,
इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। Mental. तो इसे मेंटल का नाम दिया जाता है, इसको मैं हाईलाइट कर देते हैं। ये मेंटल हो गया, ठीक है ना, ये विसरल मास हो गया। अब नीचे जो अलग कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल फुट बेटा, इसे हम वेंट्रल फुट बोलते हैं। तो ध्यान से देख लो, जितने भी ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना, जैसे आपको नेफ्रीडिया दिखाई दे रहा है, आगे हम पढ़ेंगे मेटानेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल दिखाई दे, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, ठीक है। गोनेड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे टेस्टीज हो या ओवरीज हो बेटा। आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपको इधर हार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स कहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स विसरल मास के ही अंदर है। तो बिकॉज सारे ऑर्गन्स मास के अंदर है, तो मास को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है बेटा, प्रोटेक्शन का काम शेल करता है। फिर ये सीलोम रहा इसके अंदर बेटा, दिस इज सीलोम। अच्छा, अब ये याद रख लेना, सीलोम रिड्यूस्ड है, आप देख सकते हो बेटा थोड़ा सा सीलोम बच गया। तो बाकी ये जो जगह आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं ना, ये किससे भरा है, शाबाश, दिस विल बी फिल्ड बाय द टिश्यू बेटा, यही तो विसरल मास बनाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे पूरे एरिया में टिश्यूज होंगे बेटा, टिश्यूज होंगे, विसरल मास होगा, और सीलोम बेटा खाली इतना वाला पार्ट है, तो सीलोम रिड्यूस्ड होता है बेटा। तो ये सीलोम होता है, ट्रू सीलोम कहलाते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंटल कैविटी इधर, तो ये मेंटल कैविटी पूरा पार्ट हो गया। और मेंटल कैविटी में क्या दिखाई दे रहा है आपको, फेदर लाइक गिल्स दिखाई दे रही है, जिनको हम टाइनिडिया बोलते हैं बेटा। ये समझ आ रहा है ना बच्चा क्या बता रहा हूँ मैं, Yes, sir. क्लियर। बाकी नरुकॉड वरुकॉड हम अलग से देखेंगे, अभी जो इंपॉर्टेंट आप देखेंगे याद रखेंगे, वो आप गिल याद रखेंगे, वो आप मेंटल कैविटी याद रखेंगे, एनस एंड माउथ याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। रेड्यूला वेड्यूला वो हम बाद में देखेंगे। तो आपने इस डायग्राम से इमेजिन करना है कि अंदर अगर आप मोलस्का के झांक रहे हैं, तो मोलस्का के अंदर क्या है, तो मोलस्का के अंदर सॉफ्ट बॉडी है। वो सॉफ्ट बॉडी के कितने हिस्से हैं, उसके 3 हिस्से हैं, हेड, फुट एंड विसरल मास बेटा। फुट नीचे साइड में है तो वेंट्रल कहलाएगा, हेड एंटीरियर साइड में है, एंड विसरल मास बेटा डोर्सल साइड में होता है। विसरल मास को विसरल वर्ड क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर विसरल ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन को एक जगह बेटा रखने के लिए, ऑर्गन को एक जगह स्टेबल करने के लिए हमने अंदर से बेटा इस मास के अंदर टिश्यू भर के रखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे कोई कैविटी नहीं होगा बेटा, ऑल्दो कुछ कैविटीज पाई जाएंगी, जैसे हार्ट के लिए अलग कैविटी होगी, गोनेड के लिए अलग कैविटी होगी, बट ओवरऑल यहाँ पे विसरल मास पाया जाता है, यानी विसरल टिश्यूज पाए जाते हैं जो इस एरिया को भर के रख देते हैं। और सीलोम रिड्यूस्ड होगा बेटा, छोटा सा सीलोम होगा जो अलग साइड में पाया जाएगा बच्चा। ये क्लियर हो गया ना, ये याद रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. ये गोनाड्स चल- क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मसल्स की बेटा। तो इनमें मसल्स बंडल्स में पाई जाती हैं। मैं आपको आगे एक पिक्चर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है ना। तो आपको बॉडी में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे से देख लेना। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये देख लीजिए, ये भी है, ये भी है, पीछे साइड भी आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या बेटा, ये सब मसल्स है। तो मसल्स बंडल्स में पाई जाती है, ठीक है। बॉडी मस्कुलर पूरी की पूरी है ही, बट मस्कुलर बॉडी के अलावा बेटा कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स भी पाई जाती है, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। और ऑल द मसल्स बेटा जो बॉडी में पाई जाती है ना, वो अनस्ट्राइटेड होती है बेटा। फटाफट बताओ अनस्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, स्मूथ और स्केलेटल बेटा, जल्दी जल्दी बोले, स्मूथ और स्केलेटल, फटाफट Little. जल्दी जल्दी, शाबाश, स्मूथ और स्केलेटल। स्मूथ सर। स्मूथ मसल होता है, याद रखना। स्मूथ मसल का मतलब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी बेटा, Sir, involuntary. इनवॉलंटरी। अब मेरे को ध्यान से सुन, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना और मेरे को बता देना। जब आपने किसी भी मोलस्क को चलते हुए देखा है, तो बताओ बेटा वो तेज चलते हैं, फास्ट चलते हैं कि स्लो चलते हैं। Slow. No, sir. So, अगर आप आर्थ्रोपोड को बेटा, आर्थ्रोपोड को मोलस्क के सामने रखेंगे और दोनों को रेस करवाएंगे बेटा, तो बता आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में रेस को कौन जीतेगा, Arthropod. और क्यों आर्थ्रोपोड। जीतेगा बेटा, वेरी गुड। और क्यों जीतेगा, बिकॉज उनके पास Voluntary. कौन सी मसल्स होती है, उनके Skeleton. पास स्ट्राइटेड मसल्स होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल बेटा। स्ट्राइटेड मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल, और इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं बेटा, वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। लेकिन मोलस्का के अंदर बेटा मसल वॉलेंट्री नहीं है, ये दिमाग के कंट्रोल में होगा, ये ब्रेन के कंट्रोल में होगा,
और ब्रेन को बेटा डिकोड करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इनका लोकोमोशन स्लो होता है बेटा। दे आर स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है बेटा वो स्लो चलने वाले होते हैं, धीमे धीमे चलने वाले होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कभी क्यों ये धीमा चलता है, या अगर आप किसी फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं पार्क में और आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ ये स्नेल क्यों स्लो स्लो चल रही है और वो मच्छर तेज तेज चल रहा है बेटा, तो दोनों का आंसर एकदम क्लियर है। मच्छर तेज इसलिए चल रहा है बिकॉज उसके पास वॉलंटरी मसल है, एंड स्नेल धीमे धीमे इसलिए चल रहा है बिकॉज इसके पास इनवॉलंटरी मसल है। उसके पास स्ट्रेटेड मसल है, इसके पास अनस्ट्रेटेड मसल है। उसके पास स्ट्रिप्ड मसल है, इसके पास अनस्ट्रिप्ड मसल है बेटा। उसके पास मसल होती है स्केलेटल और इसके पास मसल होती है स्मूथ बेटा। याद रहेगा ना? याद रहेगा? जी सर। Yes, sir. चले, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब याद रखना है अब याद रखना है बेटा कि ये जो आपको यहाँ पे शेल दिखाई दे रहा है ना, दिस शेल, ठीक है, जिसके हम अभी भी बात कर रहे थे, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए प्लीज इसको बेटा अच्छे से याद रख लेना। शेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो आप अभी समझ ही गए बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सिक्रीट करता है, तो याद रखना है बच्चा, द शेल in case of mollusca is formed by mantle बेटा। शेल को बनाने वाला स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल। क्यों? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सिक्रीट करता है, मेंटल सिक्रीट करता है बेटा। समझ आया? जी सर। क्लियर हो गया? अब sir. आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर मेंटल में ऐसा क्या है कि जो शेल बना सकता है, मेंटल में ऐसी Yes, sir. कौन सी शक्ति है, कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से वो शेल बना सकता है। तो याद रखना है बच्चा, जो हमने मेंटल अभी कहीं पे पढ़ा था, कहाँ गया वो, हाँ, जो हमने यहाँ पे मेंटल पढ़ा था बेटा, ये ग्रीन वाला पार्ट, तो आपको याद रखना है मेंटल, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है मेंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेल। मेंटल ही शेल बनाता है बेटा। तो पहले तो याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड याद रखेंगे मेंटल के अंदर ऐसा क्या है दैट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ शेल्स बेटा। तो मेंटल के अंदर पाए जाते हैं स्पेशल ग्लैंड्स, जिनको हम नाम देते हैं बेटा शेल ग्लैंड्स बेटा। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज शेल ग्लैंड्स। और शेल ग्लैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रोड्यूस करता है या ये सिक्रीट करता है बेटा कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स। ये सिक्रीट करता है कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स बेटा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्पाइक्यूल्स। और यही स्पाइक्यूल्स बाद में किसको फॉर्म करते हैं बेटा, शेल को फॉर्म करते हैं। ठीक है ना? अगर आप मोलस्क का शेल देखेंगे ना बेटा, यहाँ ध्यान से देख लेना इस शेल को, तो ये शेल बेटा यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये एकदम प्लेन नहीं है बेटा। यहाँ पे आपको छोटी छोटी लेयर्स दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी बेटा ऐसे लेयर दिखाई देगा। तो ये शेल एकदम प्लेन क्यों नहीं है, ये शेल बेटा एकदम यूनिफॉर्म क्यों नहीं, ये लेयर में क्यों होता है, बिकॉज स्पाइक्यूल को एक साथ रिलीज नहीं किया जाता, उनको लेयर लेयर रिलीज किया जाता है, मतलब स्टेप्स में रिलीज किया जाता है। और जैसे जैसे स्पाइक्यूल रिलीज होते जाएंगे वैसे वैसे बेटा शेल भी डिपॉजिट होता जाएगा। तो बिकॉज शेल एक साथ प्रोड्यूस नहीं होता है, ये सिंगल स्टेप में प्रोड्यूस नहीं होगा, इसको स्मॉल स्टेप्स में बनाया जाता है, इसलिए आपको वो लेयर्स बेटा दिखाई देती है, ऐसी लाइंस दिखाई देते हैं। एंड दीज लाइंस रिप्रेजेंट द लेयर ऑफ स्पाइक्यूल्स बेटा। और वो स्पाइक्यूल कौन बनाता है, मेंटल बनाता है। और मेंटल में कौन बनाता है, शेल ग्लैंड बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की स्पाइक्यूल की फॉर्म में बनाता है बेटा। समझ आया ना? जी सर। क्लियर हो Yes. गया? अब यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे को बता बेटा 4 पिक्चर में से क्लियरली आपको शेल कितने पिक्चर में दिखाई दे रहा है? सर 2 पिक्चर में। Two 2 pictures. पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इनमें शेल नहीं दिखाई दे रहा, मतलब शेल बेटा बॉडी में एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है बेटा। एक्सटर्नल शेल आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे स्नेल्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऑक्टोपस के अंदर बेटा शेल जो होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब एक्सटर्नल शेल एब्सेंट होता है बेटा। और कटल फिश के अंदर बेटा शेल बॉडी के, ये कटल फिश आपको दिखाई दे रही है, इसमें शेल नहीं है, बट इसकी बॉडी के अंदर बेटा क्या होगा, शेल पाया जाएगा। तो ये एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, इंटरनल शेल इज प्रेजेंट इन द डेश मोलस्का, तो किस में पाया जाता है बेटा, कटल फिश में पाया जाता है। शेल इज एब्सेंट इन डेश मोलस्का, तो किस में एब्सेंट होता है, ऑक्टोपस में होता है। शेल इज प्रेजेंट एक्सटर्नली बेटा, तो किस में होता है, स्नेल्स में होता है। क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पिक्चर आपको समझ आ गई बच्चा, ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे अब एक बार और बार देख सकते हैं बेटा इधर।
तो ये तो हो गया शेल ऊपर, ये आपको शेल दिखाई दे रहा है बेटा, ऊपर से शेल दिखाई दे रहा है। शेल के नीचे आपको ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज मेंटल बेटा, ये मेंटल दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट है जो आपको इधर से दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया विसरल मास। सारे ऑर्गन्स विसरल मास है, सीलोम भी इधर ही है, हार्ट भी इधर ही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इधर ही है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इधर ही है, नेफ्रीडिया बेटा मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो भी इधर ही है, एंड एक्सटर्नल गिल्स बेटा जिनको हम टाइनिडिया बोलते हैं या फेदर लाइक गिल्स बोलते हैं, वो भी इधर पाई जाते हैं इन द मेंटल। ये एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है कि मोलस्का के अंदर फेदर लाइक गिल्स कहाँ पे होती है, तो याद रख लेना मेंटल कैविटी में होती है बेटा। ये फुट हो गया, ये माउथ हो गया, और रेड्यूला क्या होता है वो भी थोड़ी देर बाद अलग से बताऊंगा आपको बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय रेड्यूला। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा इसका। वो गोनाड क्या होता है सर? गोनाड गोनाड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, टेस्टीज एंड ओवरीज आर कॉल्ड एज गोनाड्स बेटा, ठीक है। मेल गोनाड को हम टेस्टीज बोलते हैं एंड फीमेल गोनाड को हम ओरी बोलते हैं। अब इसने यहाँ पे डायरेक्टली गोनाड लिख दिया बेटा इधर, ठीक है। गोनाड का मतलब अगर मेल है यहाँ पे टेस्टीज होगा, अगर फीमेल है तो यहाँ पे ओरी होगा बच्चा, ठीक है जी ना सर। बेटा। अच्छा जी सर। चलिए अब इधर आते हैं। एपिडर्मिस अगर आप देखेंगे मोलस्का को तो वो सिंगल लेयर्ड होता है और उसमें सीलिया पाए जाते हैं। जैसे हमने बेटा प्लेट हेलमेट में भी एपिडर्मिस देखा था, एंड लीड में भी एपिडर्मिस देखा था, तो यहाँ पे भी एपिडर्मिस सिंगल लेयर का सेल्स का है और उसमें सीलिया पाया जाता है। मसल बंडल्स में पाई जाती है और अनस्ट्रेटेड मसल होती है, अनस्ट्रेटेड मतलब स्मूथ मसल होती है। A soft and spongy layer of skin forms a mental or visceral hump बेटा, ठीक है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि विसरल हम्प के ऊपर बेटा एक स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है, एक सॉफ्ट लेयर पाई जाती है। दैट सॉफ्ट लेयर इज कॉल्ड एज मेंटल बेटा, इसको मेंटल बोलते हैं। और मेंटल कहाँ पे होता है? विसरल मास या विसरल हम्प के ऊपर होता है, ठीक है ना। अगर आपसे ये इतना वाला क्वेश्चन कोई पूछे ना, ये वाला क्वेश्चन पूछे बेटा, ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन is present over the visceral hump is known as बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मेंटल बोलते हैं। समझ आया? तो मेंटल का डेफिनेशन क्या है? मेंटल इज अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प बेटा। क्लियर हो गया ना? समझ आया बच्चा? sir. मेरा समझ आया? चले। मेंटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैलियम बेटा, मेंटल को हम पैलियम भी बोलते हैं। ए थिन फ्लैशी फोल्ड और आउटग्रोथ ऑफ डॉर्सल बॉडी। मेंटल क्या होता है बेटा? पतला मसल से बना हुआ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कहाँ पे होता है? डॉर्सल साइड में होता है बॉडी में बेटा। डॉर्सल मतलब ये वाला साइड, ऊपर वाला साइड। एनक्लोज्ड स्पेस कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल बेटा बॉडी के एक साइड में एक छोटी सी गैप बनाता है, एक छोटी सी गैप डेवलप करता है। दैट गैप इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी बेटा। और वो किसके बीच में होती है? बॉडी वॉल एंड मेंटल के बीच में होती है। तो मतलब यहाँ पे जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेदर के समान स्ट्रक्चर होता है या लीफ के समान स्ट्रक्चर होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। दिस फेदर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टाइनिडिया बेटा। इसको हम टाइनिडिया बोलते हैं या गिल बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये दो काम करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब टाइनिडिया जो है बेटा, इट्स अ स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। एक मिनट होल्ड करना बच्चों। हाँ नमस्ते सर। ये ये सर, चले। तो ये रेस्पिरेशन भी करता है नॉर्मली बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम खाली एक्सक्रीशन करता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो गिल है बेटा, बिसाइड्स परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो नॉर्मली क्या करता है बेटा? एक्सक्रीशन भी करता है। ये इंपॉर्टेंट। ऑल्दो एक्सक्रीशन के लिए अलग से नेफ्रीडिया भी मिलेगा, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना बेटा। एक्सक्रीशन के लिए अलग से नेफ्रीडिया भी देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोलस्क्स। बट नेफ्रीडिया के अलावा बेटा एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? फेदर लाइक गिल्स भी करती है, याद रखेंगे। Mental usually secrete an external slimy shell in most of the moths। जो मैं अभी आपको बता रहा था, शेल को कौन बनाता है, शेल को कौन सिक्रीट करता है? उसे मेंटल सिक्रीट करता है बेटा। क्यों सिक्रीट करता है? बिकॉज मेंटल के अंदर शेल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो बनाते हैं कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, जो बाद में किसको बनाते हैं बेटा? शेल को बनाते हैं। शेल की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? शेल सपोर्ट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को जो विसरल मास में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल स्लाइमी शेल एब्सेंट होता है ऑक्टोपस के अंदर, शेल इंटरनल होता है कटल फिश का। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है। इंटरनल शेल किस में देखने को मिलता है?
कटल फिश के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा मोलस्का के कितने अलग अलग पैटर्न और कितने अलग अलग प्रकार के शेल्स पाए जाते हैं बेटा। ये हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में कौन सा शेल किससे बिलोंग करता है, बट यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ मोलस्क्स बेटा। मतलब इतना डाइवर्सिटी है शेल्स में कि शेल को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अलग से एक ब्रांच बनाना पड़ा बेटा, जिसको हमने अभी क्या बोला था, कॉन्कोलॉजी बोला था बेटा। वो इसलिए था बिकॉज शेल्स का पैटर्न, शेल्स का शेप, शेल्स का कलर एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी करता है बेटा। समझ आया बच्चा? क्लियर हो गया? Yes, sir. yes sir चलिए अब इधर देखिए, सर इसको हम तो बेटा कुछ लोग पहचानते भी होंगे। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शंख शाबाश, इसे हम हिंदी में शंख सर शंख बोलते हैं बेटा। भगवान महादेव, भगवान महादेव का ये होता है बेटा। आपने अगर पिक्चर विक्चर देखा होगा तो उनके पास ये होता है, तो ये इधर बजाया जाता है बेटा, इसको हम शंख बोलते हैं। और शंख भी क्या है? शंख इज एक्चुअली अ शेल ऑफ मोलस्का बेटा। ये भी मोलस्का का शेल ही होता है, बट इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए इतना तो क्लियर हो गया बेटा। अब हम आपस इस पिक्चर पे आते हैं, ठीक है ना? मैंने आपको अभी बोला, अच्छा मेरे को बताइए कि मोलस्का के अंदर, ठीक है ना, सीलोम जो होता है बेटा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, आप बता देना मेरे को। ये एरिया में जो हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या ये पूरा एरिया सीलोम को बिलोंग करता है? No, sir. ये पूरा एरिया क्या है? Made up of tissue. नहीं नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे एरिया को Visceral एक्चुअल mass. में क्या बोलते हैं? विसरल मास बोलते हैं। तो इमेजिन कर लो बेटा, आप एक मोलस्का को देख रहे हैं जिसमें पहले ये पूरा एरिया सीलोम था। इमेजिन, ऐसे वैसे है नहीं, बट समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एक्चुअल में पहले ये पूरा एरिया सीलोम था, लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, हमने इस एरिया को फिल करना शुरू कर दिया विसरल मास से या टिश्यू से फिल करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे एरिया फिल होता गया ना, हमारे सीलोम का एरिया इंक्रीज होता गया कि डिक्रीज होता गया? Decrease. तो मतलब बेटा Decrease होता हमारा सीलोम, मतलब हमारा सीलोम बेटा साइज में रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? reduce हुआ Yes, sir. और कितना रिड्यूस हुआ बेटा? इतना ज्यादा रिड्यूस हुआ कि फाइनली हमारे पास सीलोम खाली इतना सा बच गया बेटा। सो दिस मच इज द सीलोम प्रेजेंट इन मोलस्का। यानी सीलोम जो मोलस्का होता है वो ट्रू सीलोम होता है, उसमें हमें कोई शक नहीं है। बट दैट ट्रू सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बेटा। वो सीलोम बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, और उस सीलोम के अंदर बेटा खाली कुछ कैविटीज पाई जाती है। जिस कैविटी में बेटा, एक कैविटी में आपको हार्ट मिलेगा, दूसरी कैविटी में बेटा आपको नेफ्रीडिया मिलेगा, तीसरी कैविटी में आपको क्या मिलेंगे बेटा? गोनेट्स मिलेंगे। मतलब अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं इस चीज को, हम अगर वापस अपनी डायग्राम पे चले जाए जो हमने खुद बनाई थी, तो ये हमारा बेटा विसरल मास, ठीक है ना? तो विसरल मास के अंदर मान लीजिए कि इतना वाला एरिया हमारा सीलोम है। ध्यान से देख लेना इसको, ये हमारा सीलोम है, ठीक है? तो इसको हम अगर लिख देते हैं, ये हमारा सीलोम है। कौन सा सीलोम है बेटा? ट्रू सीलोम है। ये हमारा ट्रू सीलोम हो गया। अब इस ट्रू सीलोम के अंदर आपको 3 कैविटीज देखने को मिलेगी। तो ये पूरा तो पूरा कैविटी ही है, दिस होल थिंग इज आल्सो ए कैविटी बेटा। बट कैविटी के अंदर कैविटी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैविटी मिल रही है यहाँ पे, ये दूसरी कैविटी मिल रही है यहाँ पे, और ये तीसरी कैविटी मिल रही है यहाँ पे बेटा। तो ये जो पहली कैविटी आप देख रहे हैं ना, रेड कलर से मैं फिल कर देता हूँ इसको, इस कैविटी के अंदर बेटा, ठीक है ना, आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको हार्ट देखने को मिलेगा बेटा। मतलब हार्ट के लिए अलग सीलोम के अंदर कैविटी रखा जाता है, और इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं बेटा। मतलब सीलोम तो है ही, बट इनसाइड सीलोम बेटा देयर आर फर्दर 3 कैविटीज। तो एक कैविटी हार्ट के लिए, एक कैविटी किडनी के लिए, और एक कैविटी गोनेड के लिए। हार्ट की कैविटी को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। सेकेंड कैविटी जो है बेटा ये गोनेड्स के लिए होगी, मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए होगी। एंड थर्ड कैविटी जो बेटा ये किडनी के लिए होगी, या जिसको हम मेटानेफ्रिडिया भी बोलते हैं। ये किडनी और मेटानेफ्रिडिया के लिए होगी। समझ आया ना? क्लियर हो गया? जी सर Yes, sir. आप ध्यान से देख लें। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट, ये मान लीजिए ये पूरा सीलोम वाला एरिया ए है, एंड विसरल मास वाला एरिया बी है बेटा, ठीक है? सीलोम वाला एरिया ए एरिया है, विसरल मास वाला एरिया बी एरिया है। हमें पता है बेटा कि मोलस्का के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। तो बताओ बेटा, वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम विसरल मास में खुलेगा कि सीलोम में खुलेगा? ए में खुलेगा कि बी में खुलेगा? जल्दी जल्दी, शाबाश।
सर वो फ्लूइड बाहर आ जाएगा सर हार्ट से ये तो भीतर। हार्ट इधर है ना, ये तो हार्ट है बेटा इधर, ये पेरिकार्डियम हो गया, पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट होगा। अब हार्ट से जब ब्लड बाहर आएगा ना, वो बाहर बेटा विस्ट्रल मास में आएगा कि इस सीलोम में आएगा, वो मैं पूछ रहा हूँ सिलोम आपसे। में सर, सिलोम में। हमें ऑलरेडी पता है ना बच्चा कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जब भी ब्लड बाहर आता है वो सीलोम में ही आता है ना। जी अब यहाँ तो सीलोम नहीं है ना, ये तो फिल्ड है बेटा टिश्यू से, यहाँ तो कोई गैप ही नहीं है, ये तो पूरा भरा पड़ा है नहीं। बेटा टिश्यू से, तो यहाँ तो ब्लड लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे ब्लड आ ही नहीं सकता पहले, और अगर हम लाए भी बेटा उससे कोई फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें ब्लड की जरूरत ही नहीं है। तो ब्लड को हम कहाँ पे लाएंगे, सीलोम के अंदर लाएंगे बेटा। तो बताओ मेरे को, अगर इसका सीलोम ब्लड से भरा हुआ है तो बताओ बेटा ऐसे सीलोम को हम क्या बोलेंगे, Hemosil. हीमोसील बोलेंगे बेटा। समझ आया ना बच्चा, क्लियर हो Yes. गया। Yes, तो sir. सीलोम के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी। पहला, सीलोम पूरी बॉडी में नहीं होता है, डोर्सल साइड में बेटा एक जगह पे छोटा सा रेड्यूस्ड सीलोम पाया जाता है। रेड्यूस्ड सीलोम के अंदर 3 कैविटीज होती है, हार्ट के लिए, गोनेड्स के लिए और नेफ्रीडिया के लिए बेटा। लेकिन सीलोम के अंदर पूरे सीलोम में ब्लड भरा रहता है, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है बेटा। सो बिकॉज द सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड, इसलिए बेटा ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हीमोसील बोलते हैं। मतलब एनेलिडा के अंदर भी हीमोसील था एंड मोलस्का के अंदर भी हीमोसील है बेटा। समझ आया ना। बट एनेलिडा के अंदर सीलोम रिड्यूस्ड नहीं था, मोलस्का के अंदर बेटा सीलोम हाईली रिड्यूस्ड है। क्लियर हो गया, समझ आया। सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर मैं वापस आता हूँ। तो मेरे को पहले बताइए, अगर मैं अभी खाली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फोकस करूँ, अभी हम खाली बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे फोकस करते हैं, मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको वो दिखाई दे। तो ये हमारा इधर से बेटा ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये तो गायब भी हो गया। चलो रेड से कर देता हूँ, शायद रेड रह जाए। तो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा, ये भी खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो मेरे को बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देख के बताइए, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ से मैं रेड लाइन खींच रहा हूँ ना, तो ये पूरा एरिया बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देख के बताओ बेटा, ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप है, कंप्लीट, सो नॉट ओपन टाइप क्लोज, सॉरी ओपन नहीं, सॉरी गलती हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। कंप्लीट सर, Complete. कंप्लीट। बिकॉज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत बेटा आपको बहुत यहाँ पे माउथ भी मिल रहा है और एनएस भी मिल तनास। रहा है। क्लियर है ना बच्चा, इतना तो क्लियर हो गया। अब जी यहाँ पे सर। आपको इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, तो मैं इस रेड लाइन को हटा देता हूँ पहले, हम अलग एक पिक्चर ले लेते हैं जिससे थोड़ा हमको क्लियर नजर आ जाए। एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये देख लीजिए, इस पिक्चर को इधर थोड़ा देख लेना पहले बेटा। तो ये आपको यहाँ पे माउथ मिल रहा है, तो माउथ का मतलब ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज माउथ। अब माउथ के अंदर बेटा आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे, पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे, फिर इधर से कंटिन्यू होता है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं कंप्लीट कर दूं माउथ को, चलो मैं अलग से माउथ ही बना देता हूँ वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बेटा हम मोलस्का का माउथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मोलस्का का माउथ बेटा कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये माउथ का ओपनिंग है बेटा इधर, ये माउथ का ओपनिंग हो गया। और फिर माउथ के अंदर बेटा इधर ओपनिंग में से ऐसे इधर कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऐसे बेटा, ऐसे पाए जाते बकल कैविटी के अंदर। माउथ के बाद माउथ में बेटा कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर पाए जाते, दांत के समान बेटा कुछ शार्प पॉइंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इन पॉइंट स्ट्रक्चर्स को हम रेड्यूला नाम देते हैं। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, अगर ये भी नहीं समझ आया ना, हमारा माउथ तो पता है ना आपको बेटा, हमारे पास माउथ है, माउथ के बाद दांत होते हैं, दांत के बाद बेटा टंग होता है। इमेजिन कर लीजिए आपकी टंग के ऊपर छोटे छोटे से दांत है बेटा, छोटे, इमेजिन कर आपके पास टंग है ना, तो ये आपकी टंग है बेटा ऐसे, ये आपकी टंग है। तो इमेजिन कर लीजिए आपकी टंग के ऊपर छोटे छोटे से टीथ आ गए, छोटे छोटे से दांत आ गए बेटा। तो मोलस्का की बॉडी में टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस टंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बेटा
छोटे छोटे से दांत के समान स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस टंग लाइक स्ट्रक्चर विच हैज टीथ्स ऑन इट बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेड्यूला बोलते हैं। तो मैं आपको ये प्रॉपर्ली अच्छे से कहीं दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ देख लीजिए, ये है बेटा, ये देखिए। तो ये इनका बेटा टंग है, दिस इज टंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, और इस टंग के ऊपर ध्यान से देख लीजिए, ये है बेटा क्या, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रेड्यूला बोलते हैं। अब रेड्यूला का काम क्या होता है, रेड्यूला को हम बेटा रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं। रेड्यूला इज कॉल्ड एज रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे घास है, बिकॉज ये हर्बीवर होते हैं ना, यहाँ पे घास है बेटा। अब एक मोलस्का को घास खाना है, तो वो घास कैसे खाएगा, इमेजिन कर लीजिए बेटा, ये मशीन है, और इस मशीन में बेटा ऐसे ये चल रहा है, ये ट्रेडमिल है बेटा, और इस ट्रेडमिल में ये जो सॉ है, ये जो सी सॉ लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब एक घास को बेटा अपनी टंग से टच करेगा ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये बेटा घास को क्या करता जाएगा, काटता जाएगा बेटा। तो मतलब इसको टीथ से काटने की जरूरत नहीं है, या अपनी टंग, इमेजिन कर लीजिए आपकी टंग के ऊपर दांत लगे हुए हैं, और फिर आप आइसक्रीम को चाट रहे बेटा, यहाँ पे आइसक्रीम है ऐसे, और आपकी टंग पे बेटा छोटे छोटे से टीथ लगे हुए। तो जब आप टंग से बेटा इस आइसक्रीम को रब करोगे ना, रबिंग के बजाय बेटा ये आइसक्रीम क्या हो जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा, इसके छोटे छोटे से पीस उठेंगे जो आपके माउथ में जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेस्पिंग बेटा। तो इनके पास एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है माउथ के अंदर, दैट रेस्पिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज रेड्यूला बेटा, उसको हम रेड्यूला बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे समझ सकते हैं, तो ये माउथ है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज माउथ। तो माउथ के बाद बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज रेड्यूला, और ध्यान से देख लो बेटा, ये रेड्यूला के थ्रू आगे बढ़ता जाएगा, और रेड्यूला को टच करेगा घास के साथ, तो ऑटोमेटिकली घास कटता हुआ बेटा कहाँ पे आ जाएगा, माउथ के अंदर आ जाएगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा। और ये ऐसे होते हैं बेटा, ये पॉइंट स्ट्रक्चर्स, रेड्यूला बेटा। समझ आया ना रेड्यूला क्या होता है? ये सर वो ग्राइंड कर लेते हैं रेड्यूला सर क्लियर हो उसका। गया? नहीं, जी ग्राइंड सर। नहीं बोलेंगे उसको, नहीं नहीं, ग्राइंड नहीं, ग्राइंड का मतलब होता है चबाना बेटा। चबाएगा तभी बेटा जब इसके माउथ के अंदर कोई चीज आएगी, बट ये चबाता नहीं है। ये स्नेल जब आगे स्क्रैच कर। बढ़ेगा ना, वेरी गुड बेटा, स्क्रैच करेगा, दिस इज द करेक्ट टर्म बेटा। ये स्नेल जब आगे बढ़ेगा ना, इमेजिन कर लो ये पार्क में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे घास होगा, इसके माउथ के अंदर बेटा ये जो टंग लाइक स्ट्रक्चर, ये टंग को थोड़ा सा बाहर निकालेगा, और फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली बेटा वो रेड्यूला क्या करता जाएगा, इस घास को काटता जाएगा बेटा, और फिर घास डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचेगी, ईसोफेगस में पहुंचेगी। समझ गए ना? जी सर, वो क्लियर हो स्क्रैच गया? कर करके सर स्टमक वेरी वेरी ये। गुड। सो दिस स्क्रैचिंग ऑर्गन, दिस रेस्पिंग ऑर्गन बेटा, विच इज प्रेजेंट आफ्टर द माउथ, पहले माउथ आएगा, फिर माउथ के बाद बेटा बकल कैविटी के अंदर ये रेस्पिंग ऑर्गन देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेड्यूला बेटा। और रेड्यूला के ऊपर छोटे छोटे से दांत लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो काइटिन के बने होते हैं बेटा, ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, प्रोटीन काइटिन के बने हुए टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और रेड्यूला का काम क्या होता है बेटा, इसका काम स्क्रैपिंग का होता है, मतलब स्क्रैचिंग का होता है, कटिंग का होता है, फूड को ईसोफेगस में भेजने से पहले, मतलब इनका फूड बकल कैविटी से डायरेक्टली ईसोफेगस में जाएगा, लेकिन बकल कैविटी के अंदर फूड को काटने का काम कौन करता है बेटा, रेड्यूला करता है। समझ आया बच्चा? क्लियर हो गया ना? Yes, sir. चले, अब इस पिक्चर को अगेन एक बार देख लीजिए, मेरे को ध्यान से देख के बताओ कि एनस जो है बेटा, एनस कहाँ पे ओपन हो रहा है इन द मोलस्का बेटा, मोलस्का के अंदर एनस किस जगह पे ओपन हो रहा है? Mental cavity. है ना, यहाँ से ध्यान से, ये एनस है बेटा, और ये पूरा एरिया क्या है, दिस इज मेंटल कैविटी। तो एनस कहाँ पे ओपन हो रहा है, मेंटल कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो मेंटल कैविटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक हमने देख ली। पहली इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा फेदर लाइक गिल, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ओपनिंग ऑफ एनस और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा। क्लियर हो गया? समझ आया? यस सर, मेंटल कैविटी में सर तो इम्पोर्टेंट चीज था। वेरी वेरी। और एक चीज देख लीजिए बेटा इधर, यहाँ पे और एक चीज देख लीजिए, ये तो डाइजेस्ट, ये तो हो गया माउथ, ये तो हो गया रेड्यूला, फिर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया बेटा, ये ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला स्टोमक हो गया, और स्टोमक के बाद बेटा ये जो कॉइलर ट्यूब्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटेस्टाइन हो गया, ये तो इंटेस्टाइन, और फाइनली एनस हो गया। बट इस सब के अलावा बेटा यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, किसी भी एनिमल में नहीं देखा। वो क्या है बेटा, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलेंगे, जिसको हम हेपेटोपेनक्रियाज भी बोलते हैं बेटा। हेपेटोपेनक्रियाज मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होगा वो लिवर और पेनक्रियाज के समान होगा, उनके सिमिलर होगा बेटा, जो बॉडी में देखने को मिलेगा, जो क्या रिलीज करेगा,
एंजाइम्स एंड सिक्रीशंस रिलीज करेगा जो हेल्प करेगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बेटा। समझ आया? क्लियर हो जी गया? सर, क्या हुआ है सर? जी सर, ये वो एंजाइम रिलीज करता है क्या? वेरी गुड बेटा। एंजाइम रिलीज करेगा जो एंजाइम किस में मदद करेंगे? केमिकल डाइजेशन में। बिकॉज ऐसा होना देखो, ध्यान से देख लो, बिकॉज जब हमने फूड को इधर से अंदर लाया है ना, हमने इसको यहाँ पे चबाया नहीं बेटा, हमने इसको यहाँ पे ग्राइंड नहीं किया, खाली स्क्रैच किया, तो वो फूड डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस से वो डायरेक्टली कहाँ आएगा? स्टोमक में आएगा। तो स्टोमक के अंदर बेटा उसको एंजाइम की मदद से, केमिकल की मदद से डाइजेस्ट किया जाएगा। और वो एंजाइम कौन देगा बेटा? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड देगा। क्लियर हो गया ना? जी दिस सर, इज क्या क्लियर? हो गया? चलो बताओ मेरे जी, को, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे है? मेंटल में, विसरल मास में, फुट में, कहाँ पे है बेटा? विशेल मास में। विसरल मास में होता है। समझ आया बच्चा? जी सर। Yes, sir. चलिए देख लेते हैं इधर बेटा। सीलोम ग्रेटली रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेड बाय कैविटी। सीलोम में बेटा कैविटीज होती है। किस किस के लिए? हार्ट के लिए कैविटी, किडनी के लिए कैविटी एंड गोनेड्स के लिए कैविटी। सीलोम फिल्ड रहता है ब्लड से बेटा, इसलिए इसको हीमोसील बोला जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। बकल कैविटी ऑफन कंटेन्स अ रेस्पिंग ऑर्गन, और इस रेस्पिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? इसको हम रेड्यूला रेडुला। बोलते हैं बेटा। तो ये प्लीज याद रख लेना बेटा। तो रेड्यूला को मैं अलग से भी हाईलाइट कर देता हूँ, जो आप भूल ना जाओ से बेटा। दिस इज कॉल्ड एज रेड्यूला बेटा। रेड्यूला टंग के समान होता है, और इस टंग के ऊपर बेटा छोटे छोटे से दांत पाए जाते हैं जो काइटिन के बने होते हैं। तो रिबन लाइक होता है और काइटिन के दांत बने होते हैं बेटा। रेड्यूला इज टिपिकली यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब स्क्रैचिंग बेटा, और कटिंग फूड बिफोर फूड एंटर्स द इसोफेगस बच्चा। एनस ओपन्स इन द मेंटल कैविटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। तो एनस कहाँ पे ओपन होता है बेटा? वो मेंटल मेंटल कैविटी में ओपन होता है। लाइक डाइजेस्टिव दिस। सिस्टम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे हेपाटोपेनक्रियास ग्लैंड पाया जाता है जो एंजाइम्स को रिलीज करता है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहाँ पे होते हैं? वो विसरल हम्प और विसरल मास में होते हैं बेटा। समझ आया बच्चा? Yes, sir. क्लियर हो गया? हाँ। चलो, तो यहाँ पे अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस्ट्रोपोड्स यूज देयर रेड्यूला टू स्क्रैप फूड फ्रॉम ए सरफेस बेटा। तो यहाँ पे खाली याद नहीं रखना है, पिक्चर इसलिए लगाया गया है ताकि आपको रटना ना पड़े। आपको बेटा एटलीस्ट इमेजिन, दिमाग में पिक्चर बन जाए कि हमने अगर रेड्यूला पढ़ा है तो वो कैसा एक्चुअल में देखने में होता है। इसको आप अच्छे से बाद में देख लीजिएगा बच्चा। सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सीलोम बेटा। अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। मैं नहीं बताऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कुछ भी, आप मेरे को खुद बताएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ पे है, वो कैसा दिखता है, और उसका क्या नाम है बेटा। फटाफट बताइए कहाँ पे है सर, सबसे पहले। सर वो मेंटल कैविटी में सर, पिलर लाइक मेंटल गिल्स। कैविटी में, एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में? Posterior, sir. पोस्टीरियर साइड में। कैसा दिखता है? फिदर Feather-like. फिदर लाइक शाबाश, फेदर और लीफ लाइक लाइक। Feather-like or leaf-like. लीफ लाइक और फेदर लाइक दिखाई देता। आप दो में से हाँ एक याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और नाम क्या है जी। बेटा ऐसी गिल्स का? ऐसी फेदर लाइक गिल्स को हम क्या बोलते हैं? नीडो। भाई टीनिडिया बोलते हैं बेटा, ठीक है, टीनिडिया बोलते हैं बेटा। दीज फेदर लाइक गिल्स आर कॉल्ड एज टीनिडिया बेटा। याद रहेगा? और गिल। सर याद रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, टीनिडिया। अब याद रखना है, अब याद रखना है बेटा दूसरा पॉइंट ये कि मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स के अंदर, या आप बोल दीजिए बेटा ऑल मोलस्क्स के अंदर, रेस्पिरेशन जो होता है बेटा वो टाइनिडिया के थ्रू होता है, एक्सेप्ट एक मोलस्क का जिसको हम पाइला बोलते हैं बेटा। पाइला एक ऐसा मोलस्क है बेटा जिसमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा? थ्रू लंग्स होता है। ऑल्दो लंग्स भी मेंटल कैविटी में ही होते हैं, पोस्टीरियर साइड में ही होते हैं, बट वहां पे फेदर लाइक गिल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा बेटा? फेदर लाइक गिल के बदले लंग मिलेगा। तो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे। रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स कॉल्ड एज टाइनिडिया। गिल्स पाई जाती है मेंटल कैविटी के अंदर, गिल्स फेदर के समान होती है। सारे मोलस्क्स के अंदर रेस्पिरेशन टाइनिडिया के थ्रू होता है, एक्सेप्ट एक मोलस्क का जिसमें लंग्स पाए जाते हैं बेटा, और उसको हम पाइला पाइला। बोलते हैं। पाइला बोलते हैं, याद रहेगा ना? पहला। जी सर, पहला लंग्स में हो जाता है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। तो बताओ बेटा, ओपन टाइप, क्लोज टाइप? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम सीलोम ओपन में सर टाइप फ्लूइड। वेरी गुड बच्चा। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट बेटा, अच्छा मेरे को बताइए इनवर्टेब्रेट्स में हार्ट
डॉर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल साइड में होता है? फटाफट बताओ। लास्ट क्लास में इन ऑलरेडी बता चुका हूं। dorsal side. याद रखेंगे बच्चा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, ये सबके लिए कॉमन है। इनवर्टिब्रेट में जब भी हार्ट मिलेगा वो हमेशा डॉर्सल साइड में मिलेगा बेटा। वर्टिब्रेट में जब हार्ट मिलेगा वो वेंट्रल साइड में मिलेगा बेटा। दूसरी चीज, इनवर्टिब्रेट में जब भी नर्वस सिस्टम देखोगे, नर्वस सिस्टम बेटा वो हमेशा वेंट्रल साइड में मिलेगा। वर्टिब्रेट में बेटा जब नर्वस सिस्टम देखोगे ना वो डॉर्सल साइड में मिलेगा। समझ आया? Yes, जी sir. सर। तो याद रखेंगे मोलस्किस के अंदर हार्ट बताओ बेटा डॉर्सल साइड में होगा कि वेंट्रल साइड में होगा? Dorsal side. डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है ना। तो डॉर्सल पल्सटाइल हार्ट मिलता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने वाला हार्ट मिलता है किस साइड में बेटा? डॉर्सल साइड में देखने को मिलता है। ब्लड जब हार्ट से निकलेगा तो वो ब्लड वेसल में जाएगा। तो बताओ बेटा ब्लड वेसल से निकल के ब्लड कहाँ जाएगा? किलो में जाएगा। सीलोम और साइनसेस में जाएगा बेटा, ठीक है ना। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर आप किसी आर्थ्रोपोड को मारोगे या काटोगे बेटा, नॉट आर्थ्रोपोड सॉरी, मोलस्क बेटा, जब आप किसी मोलस्क को मारोगे या काटोगे तो मोस्ट ऑफ द मोलस्क के अंदर बेटा जो ब्लड निकलता है ना, जो खून निकलता है वो रेड कलर का नहीं होता है, वो ब्लू कलर का होता है बेटा। वो ब्लू कलर्ड ब्लड होता है। और इनका कलर ब्लू क्यों है ब्लड का? इसलिए है बेटा बिकॉज इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है। हीमोग्लोबिन के बदले अलग एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम हीमोसायानिन बोलते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में याद रखेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पढ़ा है? हीमोग्लोबिन पढ़ा है, हीम एरिथ्रिन पढ़ा है, क्लोरोक्रोनिन पढ़ा है, और आज आपने और एक याद रखा बेटा वो है हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर बेटा, क्लोरोक्रोनिन सबेला आर्थ्रोपोड के अंदर, लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है ना। एंड आज आपने याद रखा बेटा हीमोसाइनिन किस में होता है? ये मोलस्क्स के अंदर होता है। समझ आया बच्चा? जी सर। क्लियर हो गया? हेमोसाइनिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बोला आर्थ्रोपोड्स के, सॉरी मैंने आपको अभी बोला मोलस्क्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज है? आपने खुद बोला सर ओपन टाइप है, ठीक है, एकदम करेक्ट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट इसका एक्सेप्शन है बेटा, हमारे पास एक मोलस्क का क्लास होता है, हमारे पास एक मोलस्क का ग्रुप होता है विच आर कॉल्ड एज सेफेलोपोडा बेटा। सेफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का बेटा। सेफेलोपोड्स ऐसे मोलस्क्स होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप होता है बेटा। ऑल द मोलस्क्स हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट वन मोलस्क बेटा जिनको हम सेफेलोपोडा बोलते हैं, जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप होता है। समझ आया बच्चा? जी सर। क्लियर हो गया? अब ब्लड के अंदर मोलस्का में याद रखेंगे, ब्लड के अंदर मोलस्का में आरबीसी नहीं होती है। तो बताओ बेटा अगर ब्लड ऑफ मोलस्का में आरबीसी नहीं है, हीमोसाइनिन कहाँ पे डिसॉल्व होगा? प्लाज्मा में हो जाएगा। प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया ना जी बच्चा? अब इसको मैं हीमोलिफ नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज हीमोलिफ बनने के लिए बेटा आरबीसी के बगैर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, पर यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन नहीं है, यहाँ पे हीमोसाइनिन, तो इसलिए शॉर्ट में बेटा इसको ब्लड ही बोला जाता है। हीमोलिफ वर्ड जो हमने एनेलिडा में यूज किया था, सॉरी जो हमने आर्थ्रोपोडा में यूज किया था, वो वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए इधर बेटा, इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पिक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जब नोट्स मिल जाएंगे ना, इसको बाद में बेटा दोबारा अच्छे से देख लेना, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियरली दिखाई दी है। तो ये आपको क्या दिखाई, ध्यान से देखना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर साइड ऑफ हार्ट दिखाई दे, मतलब हार्ट दिखाई दे रहा है बेटा इधर, ठीक है ना। अब हार्ट से जो ब्लड निकलेगा बेटा वो डायरेक्टली किस में चला जाता है? वो सीलोम में चला जाता है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मतलब ये पूरा एरिया सीलोम ही है। मैंने बोला था सीलोम के 3 हिस्से होते हैं, गोनेड वाला हिस्सा, हार्ट वाला हिस्सा और किडनी वाला हिस्सा बेटा। तो ये पार्ट सीलोम कहलाता है जिसमें आपको क्या मिलता है? जिसमें हार्ट मिलता है। ये आपको यहाँ पे क्या मिलती है? टाइनिडिया मिलती है, फेदर लाइक गिल्स मिलती है। ये पूरा कैविटी क्या हो गया बेटा? ये मेंटल कैविटी हो गया। ये नीचे वाला एरिया आपको फुट दिखाई दे रहा, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा? विसरल मास, फिर ये दिखाई दे रहा मेंटल, और फिर ये दिखाई दे रहा है शेल यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। यहाँ से माउथ दिखाई दे रहा है, माउथ के अंदर क्या होगा? रेड्यूला होगा बच्चा, ठीक है। अगर उधर समझ नहीं आया तो यहाँ पे अगेन देख सकते हैं आप बच्चा। तो ये हार्ट है, ये हार्ट है।
हार्ट में दो हिस्से है बेटा, नीचे एट्रिया है और ऊपर वेंट्रिकल है बेटा। लेकिन हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है, ये ब्लड बाहर आया बेटा, तो किस में आया? ब्लड वेसल में आया। लेकिन ब्लड वेसल से डायरेक्टली कहाँ चला गया बेटा? साइनस में चला गया। तो यहाँ पे साइनस, फिर यहाँ से बेटा बॉडी में चला गया, ब्लड किडनी में चला गया, गिल्स में चला गया, अब ब्लड वापस आ रहा है। तो जब ब्लड वापस आएगा अगेन हार्ट में आएगा, और जब निकलेगा बेटा अगेन किस में चला जाएगा? साइनस में। तो बिकॉज यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, इधर गैप है और इधर गैप है, तो मतलब ब्लड कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल में फिल नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हमने देखा था बेटा टाइनिडिया पाया जाता, तो ये हमारा टाइनिडिया इधर था जो आप देख चुके हैं। बट टाइनिडिया के अलावा बेटा, जैसे पाइला के अंदर या हेलिक्स के अंदर बेटा आपको क्या मिल रहे हैं? आपको लंग्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फेदर लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसके बदले क्या दिखाई दे रहा है बेटा? लंग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? चलिए, यूजली टेक्स प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड एज टाइनिडिया। एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी गिल्स को हम बेटा टाइनिडिया बोलते हैं। गिल्स कैसी होती है बेटा? फेदर के समान होती है। कहाँ पे होती है बेटा? मेंटल कैविटी के अंदर होती है। लेकिन पायला एक ऐसा मोलस्क है बेटा जो कैसे रेस्पायर करता है? लंग से रेस्पायर करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। डोर्सल पल्सेटाइल हार्ट होता है। आर्टरीज डायरेक्टली साइनसेस में ओपन होती है। ब्लड का कलर ब्लू होता है बिकॉज हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है बेटा। सेफेलोपोड्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एक्सेप्शन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। हार्ट पाया जाता है एक चैम्बर के अंदर जिसको हम पेरिकार्डियम, जो हमने ऑलरेडी देखा था, या पेरिकार्डियल चैम्बर बोलते हैं। पेरिकार्डियम बोलो या पेरिकार्डियल चैम्बर बोलो, वन एंड द सेम थिंग बेटा। हार्ट में एट्रिया भी होती है और वेंट्रिकल भी होती है, हमने इससे पहले कहीं नहीं देखा बेटा। पहली बार एट्रिया का एंड वेंट्रिकल का या हार्ट का डिवीजन कहाँ से शुरू हुआ बेटा? मलस्का से शुरू हुआ। नीचे आपको एट्रिया मिल रही है, ऊपर आपको वेंट्रिकल मिल रहा है। हार्ट के अंदर ब्लड आएगा एट्रिया से और निकलेगा बेटा वेंट्रिकल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वापस आ रहा है, इधर से ब्लड वापस आ रहा है, इधर से ब्लड वापस आ रहा है, और सारा ब्लड वापस आके आ कहाँ पे रहा है बेटा? एट्रिया में आ रहा है। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड कौन करेगा? एट्रिया करेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेंट्रिकल करता है। देख लीजिए, यहाँ से अभी ब्लड निकल रहा है और यहाँ से भी ब्लड निकल रहा है, बट फिर भी हम इसको ओपन, इतना अच्छा हार्ट है, इतना अच्छा ब्लड वेसल्स का जाल है, बट फिर भी ओपन टाइप क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इधर ध्यान से देख लो बेटा, किडनी के अंदर, गिल्स के अंदर, मेंटल के अंदर ब्लड बेटा सीलोम में आ रहा है, ना कि ब्लड वेसल के अंदर रह रहा है बेटा, इसलिए ओपन टाइप बोलते हैं। ब्लड इज विद एमोबोसाइट्स बेटा, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज होंगी। एमोबोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसीज पाई जाती है, आरबीसी नहीं होती है। बिकॉज आरबीसी नहीं है बेटा, इसलिए हीमोसाइनिन कहाँ पे डिसॉल्व होगा? डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगा। क्लियर हो गया बच्चा? समझ आया? Yes, sir. चलिए चलिए, अभी हम इसके बाद सर इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? तो वो चीजें हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। यस बच्चे, क्या बोल रहे हो? स्टेटोस्टाइज जो है सर बैलेंस करता है सर वो हम बॉडी पढ़ेंगे को। ना बेटा, अभी हमने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा है ना। नर्वस सिस्टम हम कल पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा हम स्टैटोसिस्ट के अलावा कुछ और सेंस ऑर्गन्स की भी बात करेंगे। ठीक है ना? और अभी में हमने वो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने आज उसको टच नहीं किया। बिकॉज टच बेटा हम उसी चीज को करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है? उसके आगे के नहीं पढ़े हम। कल पढ़ेंगे बेटा, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे स्टैटोसिस्ट के बारे में, जो हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है मेरे को। स्टैटोसिस्ट क्या करता है, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है ना? बट स्टैटोसिस्ट के अलावा बेटा हम कल एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे जिसको हम ऑसफेरिडिया बोलते हैं। ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो मोलस्का के अंदर पाया जाता है बेटा। ठीक है? आईज देखने को मिलेगी, ऑसफेरिडिया देखने को मिलेगा, सेंसरी टेंटिकल्स देखने को मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑसफेरिडिया है, जो पानी के अंदर बेटा कौन सा केमिकल आ रहा है। पानी के अंदर अगर कोई प्रेडेटर आए तो ये इसकी गंध को पहचान सकता है, उसकी स्मेल को पहचान सकता है बेटा। आसपास अगर कोई प्रेडेटर या प्रे है तो ये सेंस ऑर्गन बेटा उसको सेंस कर सकता है, उसको स्मेल कर सकता है बेटा। दिस सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑसफेरिडिया। तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये स्टैटोसिस्ट क्या है कल देख बताऊंगा मैं आपको बेटा। ओडेंटोफोर क्या है ये भी कल बताऊंगा। ऑसफेरिडिया शायद यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, होना चाहिए वैसे कहीं पे हाईलाइटेड, तो वो भी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? तो सेंस ऑर्गन्स की बात कल होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है बच्चा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा हम कंटिन्यू करेंगे मोलस्का को और खत्म भी करेंगे, एंड शायद साथ में बेटा हम इकाइनोडर्म को भी शुरू करेंगे। तो विथ इकाइनोडर्म बेटा हमारा इनवर्टेब्रेट वाला पोर्शन इंशाल्लाह पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा,
फिर वर्टेब्रेट में ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, वर्टेब्रेट में मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर लगते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हमारा वर्टेब्रेट एंड इनवर्ट दोनों खत्म होके हमारा एनिमल किंगडम विद इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा बच्चा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अभी तक मेरे को ये बताओ, अभी तक आपको एनिमल किंगडम कैसा लगा? शाबाश, टफ लगा कि इजी लगा? पास्ट में डिस्कस हो रहा है, इजी लग रहा है। नोट्स में आपको अभी फॉर यहाँ तक हमने आज कर लिया, तो यहाँ तक मैं नोट्स आउट कर देता हूँ। चलो, अभी तक कैसा लगा बेटा एनिमल की? इजी या टफ? ये सर इजी है, आपने पास्ट डिस्कस कर लिया तो एनसीईआरटी भी समझ आते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो मैंने इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड एंड विद इन एनसीईआरटी याद रखें। ठीक है ना, अगर आप एनसीईआरटी से टफ पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी वाली चीजें खुद आपको याद रहेगी बच्चों। और बिकॉज अब 11th में आप रिपीटर बैच में नहीं है, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम ज्यादा सीखे, ना कि हम लिमिटेड सीखे बेटा। और जब आप रिपीटर में पहुंचेंगे ना, तो रिपीटर में फिर आपकी चॉइस होती है बेटा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अब मान लो आपने पहले ही कम पढ़ा है, तो रिपीटर में आप ऑफकोर्स बेटा उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, बिकॉज खाली 6 महीने होते हैं, 4-5 महीने होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ज्यादा पढ़ा है, तो रिपीटर में अगर आप कम भी पढ़ोगे ना, तो आपका बैलेंस हो जाता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हमसे बाद में ना छूटे बच्चा। सेकंड चीज, जिन बच्चों के ये टॉपिक्स मिस हुए हैं, मतलब लेक्चर्स मिस हुए हैं, तो शायद सर ने आपको बोला होगा विजन ने एक यूट्यूब चैनल शुरू करा है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल ऑफ विजन पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं बेटा, नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे को आप एक मैसेज डाल दीजिए। जिन जिन बच्चों ने मेरे को मैसेज अभी तक डाली है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को मैंने रिप्लाई किया है। जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो में सबको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो जिसको चाहिए रिकॉर्डेड वीडियोस पुराने, तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और प्लस रिक्वेस्ट है बेटा कि एनिमल किंगडम को प्लीज अच्छे से रेडी करना, अच्छे से तैयार करना। बिकॉज जिस बच्चे का एनिमल किंगडम 11th की बायोलॉजी में अच्छा हो गया ना, तो डेफिनेटली बेटा उसके आगे वाले चैप्टर भी अच्छे होंगे। बिकॉज एनिमल किंगडम थोड़ा सा टफ है, आगे वाले चैप्टर्स बेटा बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने टफ वाला पोर्शन अच्छे से कर लिया, इसको अच्छे से समझा, तो आगे वाले पोर्शन आपको बहुत इजीली समझ आएंगे बच्चे। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है बेटा, अभी ज्यादा नहीं हुआ है, खाली 1-2 महीने हुए, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। और जिन्होंने अच्छे से करा है, तो वो और ज्यादा अच्छे से रिवीजन करेंगे, और ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से इसको तैयार करके रखेंगे बच्चा। ठीक है ना? तो चलिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज एंड नमस्ते गाइस, बाय बाय। और वालेकुम अस्सलाम बच्चा।